मुंबई, भारत, 31 दिसंबर 2017। एक शानदार 18 मंजिल वाले 5 सितारा होटल में मुझे अपने सबसे महंगे कमरे में ले चलो, दास ने मैनेजर को ऑर्डर दिया, जो उसे बड़े सम्मान से देख रहा था। सर, आज न्यू ईयर ईव है और एसएसएस कमरे सब बुक हैं। अगर आपको सच में वीवीआईपी सूट चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, मैनेजर ने अपने चमकते सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहा। शायद दास का पहनावा देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये कोई रईस खानदान का बिगड़ा हुआ नौजवान है। क्या लगता है तेबे, मेरे पास पैसे की कमी है? दास ने गुस्से में कहा, बिना मैनेजर की तरफ देखे। माफ़ कीजिए सर, मेरा वो मतलब नहीं था। 1 मिनट रुकिए, मैं इंतजाम करता हूँ, मैनेजर ने कहा और अपना वॉकी टॉकी उठाकर बोला, कोई लूसी को फटाफट यहाँ भेजो। उसकी आवाज़ में रौब था। कुछ मिनटों बाद एक छोटी ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की रिसेप्शन पर आई। मैनेजर उसकी ड्रेस के ऊपरी हिस्से को घूरने लगा। जॉन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लड़की ने मीठी आवाज़ में पूछा। मैनेजर अभी भी उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। अहम, खांसी, अहू अहू। मोहनदास, जो आज जवान मास्टर बनकर आया था, ने हल्की खांसी की। मैनेजर फट से सीधा हुआ और ऐसे बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लूसी, इस जवान मास्टर को 17वीं मंजिल के वीवीआईपी कमरे में ले जाओ, मैनेजर ने उस ठंडी खूबसूरती वाली लड़की को हुक्म दिया, जैसे कोई मालिक नौकर को ऑर्डर देता हो। लड़की ने दास को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़ों से कायल होकर उसने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कोई प्यारी सी मंगेतर, और उसे लिफ्ट की तरफ खींच लिया। लिफ्ट में घुसते ही उसने दूसरी हाथ से 17वीं मंजिल का बटन दबाया। जब तक लिफ्ट ऊपर पहुंची, वो अपने बड़े बड़े उभारों से दास के कंधे पर रगड़ने लगी थी। दास का शरीर गर्म होने लगा था। आज से पहले वो एक गरीब कुंवारा लड़का था। उसे कभी किसी औरत के साथ इतना करीबी मौका नहीं मिला था। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कल ही उसने उसे छोड़ दिया। उसने दास को अपने यूट्यूब वीडियो में बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल किया था। उस लड़की और उसके दोस्तों ने उनकी लव स्टोरी को शुरू से फिल्माया और आखिर में 1 घंटे का वीडियो बनाया। उसमें दिखाया कि दास उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कैसे पागल बनता था। उनकी रोमांटिक चैट भी वीडियो में डाल दी। उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। लड़की को अमीर और मासूम दिखाया और दास को एक लाचार फैन की तरह। उस वीडियो को 1 करोड़ लोगों ने देखा, जिसमें उसके कॉलेज के दोस्त और लेक्चरर भी शामिल थे। वो लोग अभी भी पैसे देकर वीडियो को प्रमोट कर रहे थे। दास एक गरीब अनाथ था, जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। दिन में वो चाय की दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। स्कॉलरशिप और अनाथालय की मदद से वो इस रईसों के कॉलेज में दाखिल हुआ था। कॉलेज के अलावा उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। जिंदगी से तंग आकर उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। लेकिन गरीब कुंवारे की तरह मरने की बजाय उसने सोचा कि अपनी आखिरी दिन को मज़े से जिएगा। इसलिए वो आज यहाँ आया, एक रईस खानदान के जवान मास्टर की तरह सजा संवरा। उसके पास वो कपड़े छोड़कर एक पैसा भी नहीं था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस दिन के बाद वो मर जाएगा, तो पैसे की ज़्यादा फिक्र नहीं की। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खुला। लड़की उसे कॉरिडोर में खींचकर एक बंद कमरे तक ले गई। कमरे के ऊपर नंबर 1706 लिखा था। लड़की ने अपने छोटे पर्स से एक कार्ड निकाला और उसे सॉकेट में डालकर दरवाज़ा खोला। कमरे में घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने दास का कोट उतारा और उसे सोफे पर बिठा दिया। फिर वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। दास का मूड बनने लगा था, क्योंकि लड़की अपनी गोरी चमड़ी दिखा रही थी। उसके ब्रा से 2 बड़े बड़े उभार बाहर झांक रहे थे। लड़की उसकी गोद में बैठ गई और अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। अब वो सिर्फ अपनी लॉन्जरी में थी। जवान मास्टर, आपके लिए वाइन ऑर्डर करूं? उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। दास को लगा जैसे उसके शरीर में कर्द दौड़ गया हो। उसकी गहरी, कराहती आवाज़ को कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल था। उसका छोटा भाई तो पहले ही एफिल टावर की तरह खड़ा हो चुका था। लड़की भी अपनी पीठ से उसके छोटे भाई को रगड़ रही थी। लेकिन ये सोच कि वो बिना पैसे के यहाँ आया है, उसे थोड़ा परेशान करने लगी। उसने सोचा कि इसके बाद मैनेजर उसे गोली मार देगा, तो बिना ज़्यादा सोचे उसने वाइन के लिए हाँ कह दी। लड़की ने उसकी गोद में बैठे बैठे फ़ोन उठाया और नीचे रिसेप्शन को डायल किया। जवान मास्टर, महंगी वाली ऑर्डर करूँ? बस 20,000 की है, उसने मीठे अंदाज में पूछा। बिना कुछ सोचे दास ने कहा, जो तुम्हें पसंद हो। वाइन ऑर्डर करने के बाद वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगी। अभी उसकी शर्ट ही उतारी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। जवान मास्टर, 1 मिनट रुकिए, उसने भारी आवाज़ में कहा। हल्की हंसी के साथ वो उठी और दरवाज़ा खोलने गई। थोड़ी देर बाद वो एक वाइन की बोतल लेकर लौटी। उसने बोतल खोली, 2 गिलास भरे और एक को दास को मोहक अंदाज में दिया। दास ने गिलास लिया और एक घूंट पी। सच में बढ़िया वाइन है, उसने तारीफ की, खुशी खुशी वाइन पीते हुए। जवान मास्टर, मुझे अपना कार्ड दीजिए, लड़की ने अगला शब्द कहने से पहले ही पूछ लिया। क्या, कार्ड क्यों चाहिए? दास ने घबराते हुए पूछा। जवान मास्टर यहाँ नए हैं, शायद नियम नहीं जानते। एसएसएस कमरों के लिए हाउस रूल्स के मुताबिक शुरू में थोड़ा डिपॉजिट देना पड़ता है।
मैनेजर आपको बताना भूल गया, उसने छोटे मैनेजर की तरह जवाब दिया। उसके इस खुलासे से दास की आंखें खुल गईं। अपने शानदार प्लान में उसने पेमेंट के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके कॉलेज के दोस्तों और सीनियर्स ने जो यहाँ आए थे कहा था कि पैसे आखिर में मांगे जाते हैं, शुरू में नहीं। इसलिए वो बिना सोचे समझे कॉन्फिडेंटली आ गया था। हाय, क्या बेकार की मेहनत। कुंवारे न मरने का शानदार प्लान आखिरी कदम पर फेल हो गया। शायद मुझे इस महंगी वाइन के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था, उसने खुद पर तरस खाते हुए सोचा। जवान मास्टर, क्या सोच रहे हैं? बस थोड़ा सा डिपॉजिट है, कार्ड फेंक दीजिए। वो अटेंडेंट कब से पेमेंट का इंतजार कर रहा है, उसने लालची नजरों से कहा। लेकिन इस बार उसकी हरकतों ने दास को उत्तेजित नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाल दिया। मिस, आमतौर पर आप एक रात के कितने पैसे लेती हैं? उसने उदास लहजे में पूछा। एसएसएस कमरे, ड्रिंक्स और सर्विस चार्ज मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। ये सब क्यों पूछ रहे हैं जवान मास्टर? प्लीज़ वक्त बर्बाद न करें। मुझे कार्ड दीजिए, उसने खुशी से कहा। क्या बकवास, एक रात के लिए इतना ज़्यादा? पार्ट टाइम जॉब से ये पैसा कमाने में मुझे पूरा साल लग जाएगा। लेकिन उसने ये जोर से नहीं कहा। उसके माथे पर ठंडा पसीना छूटने लगा था। अब उसे पछतावा होने लगा था। क्या शानदार जिंदगी है, लोग एक रात के लिए इतना खर्च करते हैं। शायद मैं अभी भी कुएं का मेढक हूं, दास ने खुद को समझाते हुए सोचा। जवान मास्टर, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इस बार उसने चिढ़ते हुए पूछा। थोड़े से डिपॉजिट के लिए दास उसका ढेर सारा वक्त बर्बाद कर रहा था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, उसने शांति से जवाब दिया। जवान मास्टर, मजाक बंद कीजिए। लड़की को उसके शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अभी भी लग रहा था कि वो उसके साथ खेल रहा है। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं था। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने फिर से गंभीर चेहरे से कहा। उसके इस जवाब ने लड़की की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। सच में? लड़की हैरान थी। हाँ, उसने बेशर्मी से कहा। लड़की ने गुस्से में बेड के पास का टेलीफोन उठाया और इस बार नंबर 2 दबाया। कॉल सीधे मैनेजर से जुड़ा। उसने सारी बात उसे बता दी। कॉल खत्म करने के बाद उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने, जैसे दास ने उसका फ़ायदा उठाया हो। दास ने भी अपने कपड़े पहन लिए। कुछ मिनटों बाद मैनेजर एक बड़ा डंडा लिए कमरे में आया और सीधे दास की तरफ बढ़ा। बता, अपने शरीर का कौन सा हिस्सा तुझे सबसे पसंद है? जॉन ने गंभीरता से पूछा। दास मैनेजर के शब्दों से सच में डर गया। जो मैनेजर उसे दरवाजे पर नम्र नौकर जैसा लगा था, अब यमराज जैसा दिख रहा था। जॉन उसकी आंखों में गंभीरता से घूर रहा था। दास उसके सामने बोल भी नहीं पा रहा था। मैनेजर जॉन ने उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। जॉन, इस पर सांस क्यों बर्बाद कर रहा है? इसे अंडरग्राउंड ले जा और ठोक दे। वो मोहक लड़की, जो हमेशा नाजुक फूल सी लगती थी, अब जज की तरह चिल्लाए। जब लड़की ने अंडरग्राउंड का जिक्र किया तो दास सच में डर गया। भले ही वो मरने के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन असल में वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैनेजर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। उसने लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया। सीढ़ियों से उसे घसीटते हुए नीचे ले जाने लगा। दास ने मैनेजर जॉन का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जॉन की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। शायद मेरे 20 साल की गरीब जिंदगी का यही अंत है, दास ने उदास चेहरे के साथ सोचा। हालांकि कॉरिडोर में ढेर सारे लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। जब तक वो 13वीं मंजिल तक पहुंचे, जॉन के वॉकी टॉकी से बीप बीप की आवाज़ आने लगी। वॉकी टॉकी का जवाब देने के लिए जॉन ने दास को घसीटना बंद किया। अब क्या हुआ? क्या मैंने नहीं कहा कि जूली को उस विदेशी के कमरे में भेज दो? जॉन ने चिढ़ते हुए कहा। जॉन, उस विदेशी ने जूली को रिजेक्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। प्लीज़ जल्दी आओ। वो हमारे मालिक का खास नौकर है। अगर हम उसे खुश नहीं कर पाए तो हम में से किसी एक की नौकरी चली जाएगी। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ आई। साथ ही एक विदेशी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अरे नंबर 7, तू सच में सिरदर्द है। एक कस्टमर को भी नहीं संभाल सकता, जॉन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। जॉन, प्लीज़ जल्दी आओ। मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। अगर तुमने और देर की तो वो मुझे मार डालेगा। जवाब देने से पहले ही उस नौकर ने कॉल काट दी। कमीने, ये विदेशी हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं, जॉन ने चिढ़ते हुए कहा और दास को वापस 17वीं मंजिल की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। मैनेजर, प्लीज़ मुझे घसीटना बंद करो, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपके पीछे पीछे चुपचाप चल सकता हूं, आपके काम में दखल नहीं दूंगा, दास ने विनती भरे लहजे में कहा। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट जॉन और गुस्सा हो गया। चुप कर, कमीने, तुझे अभी भी मुझसे उल्टा बोलने की हिम्मत है। जानता है पिछले उस लड़के का क्या हुआ जो यहाँ मुफ्त की रोटी खाने आया था? मैंने उसकी आंखें निकाल दी थीं। उसके बाद कोई यहाँ टाइम पास करने की हिम्मत नहीं करता। सालों बाद तुझ जैसे गंदे छोकरे ने यहाँ आने की हिम्मत की, जॉन ने गुस्से में दास पर चिल्लाया। शायद 2 मंजिल तक उसे घसीटने से जॉन भी थक गया था। उसने लिफ्ट ली और 17वीं मंजिल पर पहुंच गया।
जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर कॉरिडोर में पहले से ही हंगामा मचा हुआ था। एक विदेशी, जिसने अपने पेट के चारों तरफ नाइट कोट लपेटा हुआ था, एक अटेंडर की वर्दी वाले नौकर पर चिल्ला रहा था। उनके पास 4 लड़कियां खड़ी थीं, जिनके चेहरों पर चिढ़न साफ दिख रही थी। जॉन जल्दी जल्दी विदेशी की तरफ भागा, दास को अभी भी घसीटते हुए। जॉन ने हालात पूछने से पहले ही विदेशी उस पर चिल्लाने लगा, ए इडियट, मैंने कहा था मुझे काली चमड़ी वाली देसी आंटी चाहिए, बड़े बड़े उभारों के साथ। तू हर बार ये गोरी चिड़ियाँ क्यों भेज रहा है? अगर तूने एक और गोरी चिड़िया भेजी तो मैं तुझे मार डालूंगा। विदेशी ने अमेरिकी लहजे में जॉन को लगातार डांटा। विदेशी की अंग्रेजी में लगातार चिल्लाहट से जॉन हक्का बक्का रह गया। उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। काफी सोचने के बाद उसने पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की को पकड़ा और बोला, सर, नो आंटी, फ्रेश फ्रेश। वो बार बार फ्रेश बोल रहा था, जैसे बाजार में सब्जी बेच रहा हो। कौन सा फ्रेश? मुझे ये पतली चिड़िया नहीं चाहिए। प्लीज मुझे एक मैच्योर देसी आंटी ला कर दो, विदेशी ने जोर से जवाब दिया। जॉन को सच में लगा कि विदेशी उस खूबसूरत लड़की को आंटी कह रहा है। उसे समझ ही नहीं आया कि विदेशी क्या चाहता है। उसने अपने हैप्पी हाउस की 4 टॉप लड़कियां भेजी थीं, लेकिन विदेशी हर एक को रिजेक्ट कर रहा था। विदेशी काली चमड़ी वाली आंटी मांग रहा है, बड़े उभारों के साथ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दास ने स्थानीय भाषा में जॉन से सवाल किया। छोकरे, अपनी गंदी जबान बंद रख। इतना अमीर आदमी भला काली आंटी क्यों मांगेगा? तू मुझसे मजाक कर रहा है, जॉन ने धमकी भरे अंदाज में गुस्से से कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई विदेशी देसी आंटी मांगेगा। मैं बकवास नहीं कर रहा, वो सच में आंटी मांग रहा है, दास ने बेझिझक कहा। बॉस, शायद ये छोकरा सच बोल रहा हो। क्या मैं मिस सैगी को बुलाऊं? जॉन के पास खड़े नौकर ने हंसते हुए सुझाव दिया। पहले मिस सैगी को यहाँ बुलाओ, मुझे भी देखना है कि ये लड़का सच बोल रहा है या नहीं। छोकरे, अगर पता चला कि तू मुझसे खिलवाड़ कर रहा है तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जॉन ने दास को धमकी भरी उंगली दिखाई। जॉन से बहस करने की बजाय दास ने अपना मुंह घुमाया और विदेशी से बात शुरू कर दी। सर, इस बार ये लोग आपकी मांग के हिसाब से सही इंतजाम कर रहे हैं। प्लीज़ इन छोटी लड़कियों पर चिल्लाकर अपना मूड खराब न करें। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हैं, दास ने विदेशी को हालात समझाने के लिए कहा। उसके अनजाने में कहे शब्दों ने विदेशी को सच में शांत कर दिया। नौजवान, क्या तुम यहाँ के नए मैनेजर हो? अच्छा हुआ, पहले मैंने मालिक से कहा था कि इस बुलडोजर की जगह कोई ऐसा मैनेजर रखो जो विदेशियों से डील कर सके। थैंक गॉड, उसने मेरी बात मान ली। विदेशी ने दास से समझने वाला इंसान मिलने के बाद मीठी मीठी बातें शुरू कर दीं। दास जवाब देने की तैयारी कर ही रहा था कि एक मोटी, ढीले उभारों वाली अधेड़ आंटी, जो मॉडर्न साड़ी पहने छोटे ड्रम की तरह चल रही थी, 17वीं मंजिल पर आ गई। वो सीधे नौकर के पास आए और बोली, न्यू ईयर ईव पर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत बिजी रहूंगी? उसने नौकर पर हाथ रखते हुए कहा। वो सच में एक मोहक टीनेजर की तरह एक्टिंग कर रही थी। तेरे साथ कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? 1000 साल का बूढ़ा बिगवेल भी तेरे ढीले उभार देखकर भाग जाएगा। मैंने तो सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैनेजर, जॉन ने कहा। नौकर ने चिढ़ते हुए कहा। सैगी औरत ने अपना ध्यान जॉन की तरफ मोड़ा। क्या तुमने सच में मुझे बुलाया? उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जॉन से पूछा। जॉन को लगा जैसे उसकी रीढ़ में ठंडी से हरन दौड़ गई। अनजाने में वो एक कदम पीछे हट गया। हा 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 हाँ हाँ, मुझे ये चाहिए, ये परफेक्ट है। जॉन कुछ जवाब दे पाता उससे पहले विदेशी जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग मुंह खोले उसे घूरने लगे। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले विदेशी उस काली औरत को कमरे में ले गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन को इस झटके से बाहर आने में सच में कुछ मिनट लग गए। क्यों खड़े हो? जाओ, कस्टमर्स को देखो। क्या तुम्हें टाइम नहीं पता? जॉन ने अपने नौकरों पर चिल्लाया। सबके जाने के बाद जॉन दास को पहली मंजिल के रिसेप्शन पर ले आया। उसने दास को रिसेप्शनिस्ट की डेस्क के पास बिठा दिया। फिर जॉन फायर एग्जिट की सीढ़ियों से अंडरग्राउंड फ्लोर पर चला गया। 10 मिनट बाद जॉन वॉकी टॉकी लेकर वापस आया। उसने माइक दास को थमाया और बोला, बॉस ने कहा कि वो सुबह सुबह आएगा। तब तक तू यहाँ रुक, और जब भी इस वॉकी टॉकी पर लाल बत्ती बीप करे तू फटाफट जवाब देगा, समझा? ये कहकर जॉन होटल के प्रवेश द्वार पर कस्टमर्स को देखने चला गया। दास को सच में रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। भले ही वो मरने के लिए तैयार था, लेकिन असल हालात का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बाहर से न्यू ईयर की खुशी की आवाज़ें और बाइक पर चिल्लाते लोगों की आवाज़ें उसके कानों में आ रही थीं। हर न्यू ईयर पर वो अनाथालय में सेलिब्रेट करता था जहां वो बड़ा हुआ था। इस वक्त तक अनाथालय में बच्चे गाना गाते, नाचते और हाथों में केक के टुकड़े लिए होते। अपनी इस बेवकूफ़ी भरे फैसले की वजह से आज वो यहाँ फंस गया था। सर, आपका ऑर्डर, अचानक एक डिलीवरी बॉय ने उसे खाने का पैकेट थमाते हुए कहा। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, दास ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, खा लो। रिकॉर्ड बुक लिख रही रिसेप्शनिस्ट ने बिना उसकी तरफ देखे कहा।
लेकिन क्यों, मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं, दास ने साफ साफ कहा। मैंने पहले ही पेमेंट कर दी है। पैसे की चिंता मत करो, जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, उसने बिल बुक को गंभीरता से देखते हुए जवाब दिया। दास ने पैकेट लिया और थैंक यू कहा, लेकिन लड़की ने उसके धन्यवाद का जवाब नहीं दिया। उसने पैकेट खोला तो देखा कि उसमें स्टेक टॉपिंग वाला मीडियम साइज पिज्जा था। उसके लिए ये सच में महंगा था। इससे पहले उसने कभी इतना महंगा खाना नहीं खाया था। भले ही दास हर महीने 5,000 रुपये कमाता था, लेकिन वो कभी महंगे खाने नहीं खरीदता था। उसकी आधी कमाई अनाथालय को दान में चली जाती थी और बाकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोनी उड़ा देती थी। जरूरी चीज़ों के अलावा दास ने कभी अपने लिए कुछ कीमती नहीं खरीदा। वो हमेशा वड़ा पाव या मंदिर का खाना खाकर पेट भरता था। कॉलेज हॉस्टल में 3 साल रहने के बावजूद वो कभी कैंटीन नहीं गया। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। खाना देखते ही उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। उसने कुछ ही चबानों में पूरा पिज्जा खत्म कर दिया। सच में बहुत स्वादिष्ट था, दास ने मन में सोचा। लड़की से पूछने से पहले कि उसने उसके लिए खाना क्यों ऑर्डर किया, वॉकी टॉकी पर लाल बत्ती बीप करने लगी। उसने जवाब बटन दबाया। कमरा नंबर 1509, जल्दी आओ, दूसरी तरफ से मैनेजर जॉन की आवाज़ आई। जैसे ही दास कमरा नंबर 1509 पर पहुंचा, उसने देखा कि मैनेजर जॉन एक करीब 25 साल की लड़की के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इस बार एक यूरोपियन लड़का अपनी बाथरोब में खड़ा होकर हंगामा मचा रहा था। क्या हुआ, दास ने जॉन से पूछा, साथ ही उस लड़की की तरफ एक नज़र डाली। इससे पूछ कि इसे क्या चाहिए और इसने इस लड़की के मुंह पर चांटा क्यों मारा, जॉन ने उस गोरे आदमी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। जॉन की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर वो कुछ नहीं दिखा रहा था। दास ने मुंह घुमाया और उस यूरोपियन लड़के से बात शुरू की। सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का इंतजाम चाहिए? कोई खास टाइप की लड़की चाहिए क्या? दास ने नरमी से पूछा। सुन छोटे, मैंने एक कुंवारी लड़की मांगी थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे यूज्ड माल भेज दिया। पहले तो मुझे लगा ये कुंवारी है, मैंने मजे शुरू कर दिए, लेकिन अपना छोटा भाई अंदर डालते ही मुझे गलती समझ आ गई। प्लीज़ उस बड़े वाले को बोल कि मुझे कुंवारी फूल ला कर दे, ये यूज्ड सामान नहीं, उस विदेशी कस्टमर ने घमंड भरे अंदाज में कहा। सर, क्या आपने इसके लिए इसे मारा? दास ने हालात समझने के बाद पूछा। हाँ, बिल्कुल मारा, इसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मैं यूज्ड चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाता, उस गोरे ने सिगार मुंह में डालते हुए कहा। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। ये लड़का तो पूरा नार्सिसिस्ट आइडियट है, दास ने मन में सोचा और जॉन को हालात समझाने लगा। क्या यहाँ सच में कुंवारी लड़कियों की सप्लाई होती है, या मैं इसे बोल दूं कि कोई कुंवारी उपलब्ध नहीं है? दास ने जॉन से सवालिया नज़रों से पूछा। नौजवान, क्या तू सच में मेरी कंपनी को कमा रहा है? ये मत भूल कि इस देश में पैसा हो तो सब मुमकिन है। कुंवारी लड़की क्या, अगर कस्टमर के पास पैसा हो तो मैं बड़े उभारों वाली लौली भी लाकर दे सकता हूँ, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था, जैसे वो कोई देश सेवा कर रहा हो। दास, इसे बोल कि इसके लिए 5 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा और 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, जॉन ने अपना पर्सनल फ़ोन पर कॉल करते हुए कहा और वहां से चला गया। दास ने गोरे को कीमत और देरी के बारे में समझाया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस कुंवारी लड़की हो, मैं 10 गुना भी दूंगा, ये कहते हुए विदेशी ने खुशी खुशी कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जॉन कॉल खत्म करके लौटा। उसने उस लड़की को, जिसके चेहरे पर लाल सूजा हुआ मुक्के का निशान था, कुछ पैसे दिए और बोला, आज आराम करो, इस मामले को मैं कल पहली वाली लड़की से सुलझा लूंगा, जॉन ने पैसे देते हुए कहा। लड़की ने पैसे लिए और जल्दी से चली गई। उसका बायां पैर भी थोड़ा लंगड़ा रहा था। बस इतना, आप उस गोरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? दास ने सवालिया नज़रों से पूछा। इन बातों को दिल से मत लगा, हम कभी कस्टमर को हाथ नहीं लगाते, खासकर इन विदेशियों को जो हमें ढेर सारा पैसा देते हैं, जॉन ने सिगरेट मुंह में डालते हुए जवाब दिया। दास, ये दुनिया पैसे के इर्द गिर्द घूमती है, जॉन ने लिफ्ट की तरफ चलते हुए टिप्पणी की। इतने में जॉन ने दास को एक कमरे का कार्ड दिया और बोला, अभी जाकर आराम कर, लेकिन सुअर की तरह मत सोना। अगर एक भी कॉल मिस की तो मैं तेरे मुंह पर लात मारूंगा। ये कहकर जॉन दूसरे कस्टमर को देखने चला गया। कार्ड के पीछे कमरा नंबर 202 लिखा था। दास ने लिफ्ट ली और इस मुश्किल रात में थोड़ी नींद लेने दूसरी मंजिल पर गया। दूसरी मंजिल सच में गंदी थी। शायद ये फ्लो कम बजट वालों के लिए था। कई लोग नशे में धुत होकर फर्श पर पड़े थे। सारे कमरे भरे हुए थे और अंदर से गहरी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। कमरा नंबर 202 पर पहुंचकर उसने कार्ड को बाईं तरफ के सॉकेट में डाला, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले ही एक छोटी स्कर्ट वाली लड़की उसकी मर्जी के बिना कमरे में घुस गई। अरे अरे रुक, उसने उसके कंधे पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में बस कपड़े का एक टुकड़ा रह गया। दास कुछ समझ पाता उससे पहले वो लड़की बिस्तर पर कब्जा करके सुअर की तरह सोने लगी। दास उसे बेवकूफ़ों की तरह घूर रहा था। उसे लगा था कि वो उसका ड्रेस फाड़ने के लिए उसे थप्पड़ मारेगी।
लेकिन उसे सिर्फ उसकी खर्राटों की आवाज़ मिली। उसे जगाने की बजाय दास कुर्सी पर बैठ गया। आंखें बंद करने से पहले उसने सोती हुई लड़की की तरफ देखा, जो हाथी की तरह खर्राटे ले रही थी। लड़की का चेहरा सुंदर था। उसके कंधे पर काटने के निशान थे और उसकी ड्रेस के गहरे कट से उसके बड़े उभार साफ दिख रहे थे। उसका चेहरा पसीने से तर था, शायद वो तगड़े एक्शन से थक गई थी। कुछ मिनट और घूरने के बाद दास भी कुर्सी पर सो गया। लेकिन अभी शरीर ढीला भी नहीं कर पाया था कि उसकी जेब में रखा वॉकी टॉकी पुलिस की सायरन की तरह बीप करने लगा। दास, जल्दी कमरा नंबर 1609 के कस्टमर को देख। मैं रिसेप्शन पर दूसरी समस्या सुलझा रहा हूँ। वॉकी टॉकी से जॉन की आवाज़ आई। नींद से भारी सिर लिए दास धीरे धीरे लिफ्ट तक पहुंचा और 16वीं मंजिल का बटन दबाया। उसने 2 उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। फट से दरवाजा खुला और अंदर से एक चीनी लड़का निकला। मुझे 2 लड़कियां चाहिए, एक जवान और एक अधेड़, उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। दास जवाब दे पाता उससे पहले चीनी लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया। दास ने जॉन को चीनी लड़के की ज़रूरत के बारे में बताया। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तू एक काम कर, रिसेप्शन से संपर्क कर और बोल कि कमरा 1609 में लड़कियां भेज दें। वॉकी टॉकी पर रिसेप्शन का कोड 9 है, जॉन ने कहा। दास ने जॉन के कहे मुताबिक लड़कियों का इंतजाम करवाया। फिर वो अपने कमरे में लौट आया। मज़ेदार बात यह थी कि वो लड़की अभी भी बिस्तर पर सो रही थी। एक बड़ी सांस लेकर वो कुर्सी पर बैठ गया। 1 जनवरी 2015 मुंबई। सुबह करीब 4:30 बजे। एक नौजवान खिड़की के शीशे से बाहर घूर रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था। उसकी सूजी हुई लाल आंखों से वो बाहर की बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहा था। उसके दिमाग में कई ख्याल दौड़ रहे थे। उस नौजवान का नाम था मोहनदास। उसे मारने या पीटने की बजाय मैनेजर उसे बातचीत करने वाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इस एक रात में उसने 7 से ज़्यादा विदेशी कस्टमर्स के लिए लड़कियां अरेंज करके उनका तनाव दूर करने में मदद की। उसके कमरे में एक बड़े उभारों वाली लड़की अभी भी मुंह खोले सो रही थी। भारी मन से वो अपने गुनाह की सजा का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट और इंतजार करने के बाद आखिरकार जॉन उससे मिलने आया। ए लड़के, जल्दी चल, बॉस तुझे बुला रहा है, जॉन ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। दास ने कॉफ़ी खत्म की और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। उसे लगा शायद ये उसकी आखिरी कॉफ़ी थी। बिस्तर पर वो लड़की कौन है? जॉन ने बिस्तर पर सोती लड़की की तरफ झांकते हुए पूछा। पता नहीं, वो बस कमरे में घुसी और बिस्तर पर कब्जा करके सो गई, दास ने लाचार होकर जवाब दिया। ये बात छोड़, चल, बॉस तुझसे बहुत नाराज है, जॉन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। दोनों लिफ्ट में घुसे। फिर जॉन ने एक अलग चाबी से 18वीं मंजिल का रास्ता खोला। डर मत, मैं बॉस से कहूंगा कि तेरी गरीब जान बख्श दे, जॉन ने दास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा खुला। 18वीं मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे। एक के शीशे के दर कांच के दरवाजे वाला था, दूसरा पूरी तरह से सिक्योर अलार्म के साथ बंद था। बॉस का कमरा शीशे के दरवाजों वाला था। दीवारों पर शानदार सजावट थी। कमरा साफ सुथरा और अच्छी तरह से रखा हुआ था। एक तरफ बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल थी, जिसके चारों तरफ कुर्सियां सजी थीं। दूसरी तरफ बॉस एक शानदार सोफे पर बैठा था। उसकी उम्र करीब 40 साल थी, बड़ी बड़ी मूंछें थीं। एक हाथ में सिगार था, दूसरे में विस्की का गिलास और एक जवान लड़की उसके कंधे दबा रही थी। दास और जॉन सोफे के पास चुपचाप खड़े हो गए। विस्की का एक घूंट लेने के बाद बॉस ने पूछा, बता, मैं तेरे साथ क्या करूं? दास कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा, लेकिन उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। उसने सोचा, मारने की बजाय ये लोग मुझे शब्दों से चुपचाप टॉर्चर कर रहे हैं। जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तू मुझे हल्के में ले रहा है? बॉस उस पर चिल्लाया। लड़के, चुप मत रह। बॉस को गुस्सा आता है जब कोई जवाब नहीं देता। उसका टाइम मत बर्बाद कर, जॉन ने कहा। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो अभी मार डालिए। यहाँ आने से पहले मैं मरने के लिए तैयार था, तो मुझे धमकी देना बंद करो। जो करना है कर डालो, दास ने हिम्मत भरे चेहरे से कहा। लेकिन उसके बहादुरी भरे शब्दों के उलट उसके पैर चीखते मुर्गियों की तरह कांप रहे थे। हा 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 हा। अचानक जॉन और बॉस दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे लड़के, हा हा हा, अरे लड़के, तू सच में बहुत मस्त है। सारी चीज़ों में से तूने मरने के लिए मेरी जगह चुनी। क्या शानदार लड़का है। जॉन देख रहा है, ये कह रहा है कि वो यहाँ मरने आया है। गहरी सांस लेकर बॉस ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नाम है तेरा, छोटे? मोहनदास, उसने जवाब दिया। मेरा नाम मोहनदास है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो आप मुझे बिना किसी फिक्र के मार सकते हैं। मेरी जिंदगी पहले से ही बर्बाद है। इसे अपनी दया दिखाकर और खराब मत करो। उसने ये बात हिम्मत से कही। उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और फिर उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने सोचा कि अब चुप्पी तोड़कर सम्मान के साथ मरना बेहतर है। नहीं नहीं, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं बस इस बात से नाराज हूं कि तूने मुफ्त खाने के लिए मेरे होटल को चुना। मैं उन लोगों को नहीं मारता जो मेरे काम आते हैं, और जॉन ने पहले ही मुझसे तेरी जान बख्शने को कहा है।
आज रात तू यहाँ से सही सलामत जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। बॉस ने ये कहकर रुक गया। इस बार उसने न हंसा न कोई धमकी दी। वो बस दास को घूर रहा था और अपने गिलास से एक घूंट ले रहा था। क्या शर्त है? क्या आपको मेरे शरीर का कोई हिस्सा चाहिए? दास ने दृढ़ता से पूछा। नहीं, इतना पेचीदा नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। तुझे मेरे लिए काम करना होगा। हर रात मैं यहाँ आता हूँ और अपने विदेशी कस्टमर्स को संभालता हूँ। मैं तुझसे मुफ्त में ये करने को नहीं कह रहा, मैं मार्केट रेट के हिसाब से पैसे दूंगा। ये कहते हुए उसने मसाज कर रही लड़की के हाथों को चूमा। पहले तो दास को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे एक वैश्यालय से मैनेजर की नौकरी का ऑफर मिला है। उसने सोचा कि बाहर शर्मनाक जिंदगी जीने से बेहतर है कि यहाँ काम कर ले। भले ही वो इस गुनाह में फंस जाए, लेकिन ये उन क्रूर लोगों से बेहतर है जो दूसरों की जिंदगी का मजाक उड़ाते हैं। बॉस की बात सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया। इस पल में उसका फैसला उसकी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता था। मैं करूँगा, लंबे गैप के बाद दास ने कहा। अच्छा अच्छा, बढ़िया फैसला। ये तेरा वेलकम गिफ्ट है। आज से तेरा नाम रोलेक्स होगा। अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। बॉस ने अपनी घड़ी उतारी और दास को दे दी। जॉन तुझे नियम समझाएगा और हमारे नेटवर्क का टूर भी करवाएगा। उसकी सर्विस के हिसाब से सैलरी देना। यंग मास्टर ने मुझे पहली वाली लड़की के बर्थडे के इंतजाम के लिए बुलाया है। ये कहकर बॉस जल्दी से चला गया। दास ने घड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि बॉस ने उसका नाम क्यों बदलने को कहा। काफ़ी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने वो ख्याल दिमाग से निकाला और जॉन से पूछा, अभी कुछ करना है क्या? तेरा शरीर पहले ही थक गया है। आज के लिए छुट्टी ले और अच्छे से आराम कर। शाम को मैं तुझे फ़ोन करूंगा और नेटवर्क दिखाऊंगा। ये पैसे ले, ये तेरे काम का एडवांस है। काम पर आने से पहले कुछ अच्छे सूट खरीद ले। जॉन ने एक ढेर सारे नोटों का बंडल दास को थमाते हुए कहा। दास ने पैसे लिए और बॉस के कमरे से निकल गया। उसने गिनकर नहीं देखा कि कितने थे। जब वो बाहर आया तो बाहर अभी भी अंधेरा था। कैब लेने की बजाय वो पैदल अपने कॉलेज हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे चलने के बाद वो अपने कमरे पर पहुंचा। हॉस्टल में 2 मंजिलें थीं। वो ग्राउंड फ्लोर पर कोने के पास एक कमरे में रहता था। पहली मंजिल पर ज़्यादातर अमीर लड़के रहते थे, जहां एयर कंडीशनिंग, वाईफाई जैसी सुविधाएं थीं। वो अपने जूते भी उतारे बिना बिस्तर पर सो गया। उसके पास एक मोटा लड़का हल्दी का फेस पैक लगाए सो रहा था। दोपहर 2 बजे वो उठा। उसे अभी भी हल्का सिर दर्द था। पिछली रात उसके लिए सच में तनाव भरी थी। अरे भगवान, आखिरकार तू उठा। कल रात कहाँ गया था? कुछ लोग तुझसे मिलने आए थे। उसके रूममेट, वो मोटा लड़का, ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी शरारत थी। दास को उसकी बात समझ नहीं आई। उससे मिलने कौन आएगा? इस कॉलेज में उसके कोई अच्छे दोस्त नहीं थे। यहाँ तक कि उसका रूममेट मोटा भी अमीर स्टूडेंट्स का चमचा था। कौन था? दास ने नहाने की तैयारी करते हुए पूछा। तेरी एक्स लवर का गैंग था। वो तेरे रिएक्शन का वीडियो शूट करना चाहते थे, मोटे ने ठहाका मारते हुए कहा। दास को इन जोकरों की हरकतों से सच में चिढ़ हो रही थी। बिना कोई भाव दिखाए वो नहाने चला गया। मोटे को दास का व्यवहार देखकर हैरानी हुई। आमतौर पर जब भी वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र करता था, दास गालियां बकता था। लेकिन इस बार वो शांत रहा, जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। जब दास नहा रहा था, मोटे ने उसकी पैंट में मोटा उभार देखा। बिना सोचे उसने पैंट से पैसे निकाल लिए। पहले तो उसने सोचा कि पैसे अपने पास रख ले, लेकिन जब उसने गिना तो इतने सारे पैसे उठाने से डर गया। उस एक ढेर में करीब 70,000 रुपये थे। मोटे को समझ नहीं आया कि दास जैसे गरीब लड़के के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो अभी पैसे के सोर्स के बारे में सोच ही रहा था कि दास नहाकर बाहर आ गया, बाथिंग सूट पहने हुए। कहाँ बेचा अपनी किडनी? मोटे ने पैसे दिखाते हुए पूछा। किसने कहा मैंने किडनी बेची? दास ने बाल सुखाते हुए जवाब दिया। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? मैंने तुझ पर कभी 1000 रुपये भी नहीं देखे। अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? कुछ गैरकानूनी काम किया क्या? मोटे ने गंदी नज़रों से पूछा। अपनी बकवास बंद कर, तुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि पैसे कहाँ से आए, दास ने गंभीर आवाज में कहा और पैसे वापस ले लिए। अरे अरे, ये 70,000 हैं, कम से कम मुझे 1000 तो दे, मोटे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। दास बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। उसे बहुत भूख लगी थी। रिसेप्शनिस्ट के पिज्जा के अलावा उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। दास, अगर तूने मुझे इस पैसे में हिस्सा नहीं दिया तो मैं सबको बोल दूंगा कि तेरे पास गैरकानूनी पैसा है, मोटे ने धमकी भरे अंदाज में कहा। जाने से पहले दास ने मुंह घुमाया और मोटे को घूरते हुए कहा, जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो हॉस्टल से निकल गया। वो सीधा कॉलेज बिल्डिंग के पास एक 5 स्टार रेस्तरां में गया। भले ही उसने कई 5 स्टार रेस्तरां में काम किया हो, लेकिन कभी वहां खाया नहीं था, क्योंकि मालिक उनकी सैलरी से कुछ पैसे काट लेता था। आज रेस्तरां में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ जूनियर्स उससे थोड़ी दूर वाली टेबल पर बैठे थे।
दास शांति से बैठा मेन्यू देख रहा था। एमी, वहां देख, क्या वो तेरी बहन का लवर नहीं है? जूनियर्स में से एक पतली लड़की ने दास की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। एमी नाम की लड़की उसे देखते ही गुस्से से भर गई। उसने उस दूसरी लड़की पर भड़कते हुए कहा, तुझे नहीं पता कि मेरी बहन उसे छोड़ चुकी है, और उससे भी बढ़कर वो उसे कभी प्यार नहीं करती थी। उसने बस उसे वायरल वीडियो बनाने के लिए यूज़ किया था। वो बस एक गरीब भिखारी है। मेरी बहन की तुलना उससे कभी मत करना, समझी? एमी बहुत गुस्से में थी। उसके शब्दों से जूनियर्स का पूरा ग्रुप शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। पतली लड़की ने एमी से माफ़ी मांग ली। दास को समझ नहीं आया कि ये छोटी लड़की एमी उसे देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गई। आमतौर पर जब वो अपनी बहन के साथ उसे देखती थी तो उसका मजाक उड़ाती थी या घटिया जोक्स मारती थी, लेकिन कभी गुस्सा नहीं दिखाया। एमी धीरे धीरे उसके पास आई। वो उसकी टेबल के सामने बैठ गई और पूछा, तू यहाँ क्यों आया? क्या तुझे यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब मिला? भले ही उसने शांति से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। नहीं, मैं यहाँ खाने आया हूँ। तुझे कोई दिक्कत है? उसने सपाट चेहरे से पूछा। तू यहाँ खाना अफोर्ड कर सकता है? उसने ताने मारते हुए कहा। ये तेरी चिंता की बात नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एमी को उसकी बात से और चिढ़ हो गई। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि तू जैसे गरीब यहाँ कैसे पैसे देगा, उसने हाथ बांधे हुए कहा। अनजाने में दास की नज़र उसके सीने पर चली गई। भले ही वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन उसका सीना तरबूज की तरह बड़ा था। शायद वो पहले से ही डी कप की थी। उसने सोचा, तू मेरे उभारों को क्यों घूर रहा है? तुझे कोई तमीज नहीं है। लेकिन उसके शब्दों के साथ उसकी हरकतें मेल नहीं खा रही थीं। अपने उभारों को ढकने की बजाय उसने उन्हें और दबाया, जैसे दास को टेस्ट कर रही हो। दास ने फट से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तू बस एक छोटी लड़की है, फिर इतने टाइट कपड़े क्यों पहनती है? उसने उत्सुकता से पूछा। कौन सी छोटी लड़की? तुझसे बस 1 साल छोटी हूँ, उसने चिढ़ते हुए कहा। दास ने एमी की चिढ़ाने वाली बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रहा। एमी ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। वो सच में देखना चाहती थी कि दास जैसा गरीब लड़का, जो कुछ पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता था, इस रेस्तरां का खर्चा कैसे उठाएगा। सर, अपना ऑर्डर बताइए प्लीज़। एक वेट्रेस, जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी, दास के ऑर्डर लेने आई। शुरुआत के लिए 1 प्लेट अपोलो फिश लाओ, मेन कोर्स में जूसी मटन बिरयानी, और डेजर्ट के लिए फ्रूट एंड नट आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन भी डाल दो। दास ने मेन्यू देखे बिना ऑर्डर दे दिया, जैसे वो 5 स्टार रेस्तरां का पुराना ग्राहक हो। दास ने एमी की तरफ देखा कि ये बकबक करने वाली चुप क्यों है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मुंह खोले उसे घूर रही थी। सर, आज का स्पेशल है हमारा शेफ का लेमन चिकन। क्या इसे आपके स्टार्टर्स में डाल दूं? बिल्कुल मुफ्त है, खास कस्टमर्स जैसे आपके लिए, सर, वेट्रेस ने खुशहाल चेहरे के साथ कहा। ठीक है, तुम्हारी सलाह मान लेता हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। सर, मैडम के लिए कुछ खास ऑर्डर? वेट्रेस ने एमी की तरफ देखते हुए पूछा। ये मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ, गलत मत समझो, उसने नरमी से कहा और एमी को देखा। मैं तुझसे चिपकने वाली नहीं हूँ, फिक्र मत कर, एमी ने गुस्से में कहा। वेट्रेस ने उसे एक गिलास चमकता पानी डाला और ऑर्डर नोट करके चली गई। दास, इतना सारा खाना खरीदने के पैसे कहाँ से लाया? जहाँ तक मुझे पता है, तू हर पैसा जोड़कर मेरी बहन को कभी कभी अच्छा खाना खिलाता था। बता, किसी को लूटा क्या? एमी ने उत्सुकता से पूछा। एमी, छोटों को बड़ों के मामलों में नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए। तू बड़ी हो रही है तो थोड़ी तमीज सीख, उसने बेफिक्री से कहा। कौन सी तमीज? मैं बस पूछ रही हूँ कि क्या तेरे पास इस रेस्तरां में खाने के पैसे हैं। उससे भी बढ़कर, मैं जानना चाहती हूँ कि तू जैसा गरीब हमारे जैसे अमीर बच्चों के साथ यहाँ कैसे खाना खा रहा है, उसने बड़े घर की औरत की तरह गर्व से कहा, और इतना जोर से बोला कि मैनेजर अपने कमरे से भी सुन ले। दास को लगा कि वो हर बार की तरह नखरे दिखा रही है, जैसा वो उसकी बहन से मिलते वक्त करती थी। इस बार उसने सोचा कि इसे अच्छी दवा देनी चाहिए। आराम से, छोटी लड़की, अपनी जबान को काबू में रख। मुझे पता है कि तू सारा दिमाग सीने में लिए घूम रही है, तो अपने छोटे से दिमाग से सोच ले चिल्लाने से पहले, उसने मजाकिया अंदाज में जोर से कहा। हा 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 हा। एमी के दोस्तों की हंसी और एक छोटी वेट्रेस, जो उनके ऑर्डर लेने आई थी, की हंसी पीछे से आई। तू मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? जब मेरी बहन के साथ था तू कुत्ता बनकर घूमता था। क्या लगता है बहन को छोड़ने के बाद तू शेर बन गया? सपने में भी कुत्ता शेर नहीं बन सकता, उसने खड़े होकर धमकी भरी उंगली दिखाते हुए कहा। अरे छोटे दिमाग वाली एमी, तुझे बात समझ नहीं आ रही। ये शेर कुत्ते की बात नहीं है, बात तेरी है। तेरा बाप एक छोटी फैक्ट्री में क्लर्क है, तेरा परिवार अभी भी किराए के मकान में रहता है। इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू अमीरों की तरह क्यों नाटक कर रही है? ऐसा तो नहीं कि ये रेस्तरां तेरा है, सही कहा न एमी? उसने पूरी बात लेक्चरर की तरह कही। इस बार दास ने कुछ नहीं छोड़ा।
पहले वो कई बार ये बात कहना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की बहन होने की वजह से हर बार चुप रह गया। पर अब चीजें बदल गई थीं। उसे अब अच्छा बनने की जरूरत नहीं थी। एमी वहां सुन्न बैठी रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू थे। उसके दोस्त भी उसकी पीठ को अजीब नजरों से घूर रहे थे। एमी और उसकी बहन कॉलेज में हमेशा सच संवर कर आती थीं। सबको लगता था कि ये बहनें अमीर हैं, इसलिए ज़्यादातर लड़के उनके साथ फ्लर्ट करते और पीछे पड़ते थे। दोनों बहनों ने कॉलेज में अपनी इमेज अच्छे से बनाए रखी थी, इसलिए किसी को उनकी असली हकीकत पता नहीं थी। तू बकवास कर रहा है, मेरे परिवार के खिलाफ अफवाहें मत फैला, उसने लाल आंखों से कहा। वो अपने परिवार की वजह से ज़्यादा सेंसिटिव थी। उसकी माँ किसी और के साथ घर छोड़ गई थी और उसके पिता ने दोनों बहनों को बचपन से पाला था। दास खड़ा हुआ और धीरे से एमी की तरफ झुका, जो उसके सामने बैठी थी। उसने धीमी आवाज में कहा ताकि सिर्फ वो सुन सके। एक दिन मैं तेरी बहन को सरप्राइज देने के लिए उसके पीछे गया था, लेकिन मुझे उल्टा सरप्राइज मिला। मुझे पता है कि तू कहाँ रहती है और तेरे परिवार का पूरा इतिहास। तेरा बाप सच में अच्छा इंसान है, तो अगली बार अगर तू मेरे साथ उलझना चाहे तो सोच ले, उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। एमी को सच में रोना आ गया। भले ही उसने दास को कई बार तंग किया हो, उसने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन आज उसने सच में उसकी कमजोर नस छू दी। अगर तूने ये बात किसी को फैलाई तो मैं तुझे मार डालूंगी, उसने रोते हुए कहा और रेस्तरां के दरवाजे की तरफ भाग गई, बिना पीछे मुड़े। उसके दोस्तों ने नहीं सुना कि दास ने उससे क्या कहा। वो भी उसके पीछे चले गए, लेकिन एमी के ग्रुप का एक मोटा लड़का दास के पास आया। भाई सच बता, क्या एमी सच में मिडिल क्लास फैमिली से है? उसने सिगरेट निकालते हुए पूछा। तू क्यों पूछ रहा है? क्या वो तेरी रिश्तेदार है? दास ने पानी का गिलास हाथ में लिए कहा। वो चिपकू है भाई, हर महीने मेरी जेब से 10,000 से ज़्यादा चूस लेती है। उसे देखकर लगा कि वो अमीर लड़की है, पैसे को कागज़ की तरह उड़ाती थी। मेरे पूरे पॉकेट मनी खर्च करने के बाद भी उसने एक फ़ोटो तक नहीं भेजी। हमेशा गर्व से रानी की तरह बर्ताव करती थी और मुझे नीचा दिखाती थी। अगर वो सच में मिडिल क्लास की लड़की है तो मैं उसे अपनी खिलौना बना दूंगा, उसने सिगरेट जलाते हुए कहा। दास देख सकता था कि ये लड़का कितना घमंडी है। अगर वो सच बता देता तो वो एमी को सेक्स डॉल की तरह इस्तेमाल करता। ये सच नहीं है, मैं बस उसे चिढ़ा रहा था। ऐसी चमक धमक वाली लड़की मिडिल क्लास फैमिली से कैसे हो सकती है? उसने ईमानदार चेहरा बनाकर कहा। ये सुनते ही सामने वाले का पूरा रवैया बदल गया। वो अपने घमंडी यंग मास्टर वाले किरदार में आ गया। उसके साथ फिर से मत उलझना, वो मेरी लड़की है, मेरा नाम रिचर्ड है, याद रख। अगर तूने फिर से उसके साथ कुछ किया तो मुझसे पंगा लेना पड़ेगा। ये कहकर वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए चला गया। दास ने रिचर्ड की पीठ को कुछ सेकंड घूरा और सिर हिलाकर मुंह फेर लिया। उसे रिचर्ड की धमकी की परवाह नहीं थी। वो सोच रहा था कि अगर उसने रिचर्ड को सच बता दिया होता तो एमी का क्या हाल होता। हर स्टूडेंट ग्रुप में एक दो अमीर और घमंडी लड़के होते हैं जो खूबसूरत लड़कियों को पैसे से खरीदते हैं। अगर लड़की उनका साथ न दे पाए तो वो उनके हाथ का खिलौना बन जाती है। पैसा पानी की तरह है, जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो डूब मारता है। खाना खाने के बाद उसने बिल चुकाया, जो करीब 3,000 रुपये था, और रेस्तरां से निकल गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी। कई सालों से वो बस पेट भरने के लिए खाना खाता था और कभी शानदार खाने के बारे में नहीं सोचता था, भले ही उसके पास पैसे हों। जब भी पैसे होते वो हमेशा अपने अनाथालय के बच्चों के बारे में सोचता था। बाद में उसने एक टैक्सी ली और सीधा न्यू मुंबई स्टेशनरी स्टोर गया। टैक्सी ड्राइवर समझ नहीं पाया कि ये गरीब दिखने वाला स्टूडेंट स्टेशनरी स्टोर क्यों जा रहा है। दास सीधा दुकान में घुस गया। क्या चाहिए? एक लड़का जो शीशे के डिब्बों में सामान सजा रहा था ने दास से पूछा। मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए, क्या अभी दे सकते हो? दास ने नरमी से पूछा। ये होलसेल सप्लाई की दुकान है, यहाँ थोड़ा थोड़ा सामान नहीं बिकता। दुकान का मालिक, जो कोने में आराम से बैठा कान साफ कर रहा था, ने कहा। मैं यहाँ थोक में स्टेशनरी खरीदने आया हूँ। आपके पास स्टॉक है या मुझे कहीं और देखना चाहिए? दास ने मालिक से सवालिया अंदाज में पूछा। क्या चाहिए? कुछ नोटबुक मांगकर हमारा टाइम मत बर्बाद कर। मालिक को नहीं लगा कि दास जैसा गरीब दिखने वाला स्टूडेंट सच में बड़ा खरीदार हो सकता है, इसलिए वो बेफिक्री से बात कर रहा था। 500 नोटबुक, 80 स्टडी पैड, 46 ज्योमेट्री बॉक्स और पेन पेंसिल सेट पैक करो। स्केच, प्रैक्टिस बुक और पहली से 10वीं तक की 46 सेट टेक्स्ट बुक भी डाल दो। हर बेसिक स्टेशनरी आइटम जैसे रबर, शार्पनर और क्लिक पेंसिल भी डालना। हर चीज़ क्लासमेट कंपनी की होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके पैक करो, मेरा टाइम मत बर्बाद करो। जब तक उसने ऑर्डर पूरा किया, मालिक उसे मुंह फाड़े देख रहा था। वो लड़का जो सामान सजा रहा था, वो भी दास को अजीब नज़रों से घूर रहा था। अरे अरे, थोड़ा रुक जाओ यार, पहले मुझे नोट तो करने दो। दुकान के मालिक ने एक नोटपैड निकाला और ऑर्डर लिखना शुरू किया।
ऑर्डर लिखने के बाद ऑफिस बॉय ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। पूरा ऑर्डर तैयार करने में करीब आधा घंटा लग गया। सर, बिल 26,000 रुपये का है। ये सामान ठीक है या कुछ और जोड़ दूं? ऑफिस बॉय ने दास को एक ठंडा ड्रिंक देते हुए कहा। अरे, ये तो फिर भी कम है जितना मैंने सोचा था। प्लीज़ 10 सेट बोर्ड गेम के पीसेस डाल दो, जैसे कैरम बोर्ड और शतरंज, और इन्हें ट्रांसपोर्ट वैन में रख दो। दास अभी भी सोच रहा था कि अनाथालय के बच्चों के लिए और क्या चाहिए। बॉस ने हर ऑर्डर नोट किया और नया बिल बनाया। अब बिल करीब 38,000 रुपये का हो गया। फिर भी बॉस को थोड़ा शक था कि कहीं दास ब्लफ तो नहीं मार रहा। लेकिन दास का कॉन्फिडेंट रवैया देखकर उसने सारा सामान पैक कर दिया। बिल चुकाने के बाद दास के पास अब 29,000 रुपये बचे थे। टैक्सी ड्राइवर हैरान रह गया जब उसने वैन में इतना सारा सामान देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गरीब दिखने वाला दास इतना कुछ खरीदेगा। दास ने फिर 25,000 रुपये खर्च करके एक नया 42 इंच का स्मार्ट टीवी खरीदा और उसे भी वैन में डाल दिया। बचपन में उसे हमेशा टीवी देखने की चाहत थी। वो अनाथालय के बच्चों के साथ बाहर दुकानों के पास टीवी देखा करता था। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने अनाथालय के लिए टीवी खरीद सके। अनाथालय के गेट तक पहुंचने में आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। अनाथालय एक बड़ा सा इमारत था जिसमें एक बड़ा हॉल और किचन साइड में था। वैन सीधे अनाथालय के मुख्य भवन के सामने रुकी। दास को देखते ही बच्चे शोर मचाते हुए इकट्ठा होने लगे। अलग अलग उम्र के बच्चे उसके चारों तरफ थे। उसकी गरीब जिंदगी में एकमात्र सुकून इन बच्चों की खुशहाल चेहरों को देखना था। इसलिए वो अपनी मेहनत की कमाई इन पर खर्च करता था। शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ। उसने बच्चों की तरफ चुप रहने का इशारा किया। फिर रंगीन टीवी को साइड में रखते हुए बोला, इन चीज़ों को स्टोर रूम में ले जाओ। उसने वैन का पिछला दरवाज़ा खोला। स्मार्ट टीवी को दास के हाथ में देखकर बच्चे और जोर से शोर मचाने लगे। वो स्टेशनरी का सामान स्टोर रूम में ले जाने लगे, हंसी मजाक के साथ। बच्चों ने ग्रुप बनाकर भारी सामान जैसे कैरम बोर्ड, क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट वगैरह उठाया। 5 मिनट में ही उन्होंने वैन लगभग खाली कर दी। दास ने वैन ड्राइवर को 3,000 रुपये दिए और खुश होकर उसे विदा किया। शोर की वजह जानने के लिए वार्डन बाहर आया। दास, ये शोर तुम्हारी वजह से है ना? हाँ हाँ, आओ आओ, न्यू ईयर की शाम को तुम्हारी बहुत याद आई थी। कहाँ चले गए थे? और ये सारा सामान किसने दान किया? वार्डन ने खुश होकर पूछा। दास को वार्डन को देखकर सचमुच खुशी हुई। इस दुनिया में उसका एकमात्र करीबी रिश्तेदार वार्डन ही था। बचपन से लेकर अब तक वार्डन ही वो इंसान था जो कभी अनाथालय छोड़कर नहीं गया। सरकार ने फंडिंग बंद कर दी, फिर भी वार्डन ने अपनी जेब से बच्चों को पाला। चाचा, न्यू ईयर की शाम को मुझे नई नौकरी मिली थी, इसलिए उस दिन नहीं आ पाया। सॉरी चाचा, दास ने माफ़ी मांगते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम्हें नौकरी मिल गई। और ये मत बताना कि तुमने अपनी तनख्वाह इन चीज़ों पर खर्च कर दी। वार्डन ने पूछा। मैं हमेशा से अपनी पहली तनख्वाह से अनाथालय के लिए कुछ खरीदना चाहता था। चाचा, प्लीज़ इन चीज़ों को अनाथालय के लिए रख लो, दास ने खुश होकर कहा। दास, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम पार्ट टाइम काम के दौरान भी पैसे दान करते थे और इन बच्चों की भाई की तरह देखभाल करते थे। ये पैसे तुम अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकते थे। वार्डन ने दास को मुख्य हॉल की तरफ ले जाते हुए कहा। बच्चे सामान रखने का काम जल्दी खत्म करके हॉल में दौड़ पड़े। दास ने टीवी का डब्बा बच्चों को खोलने के लिए दे दिया। हर बच्चे की मासूम हंसी और खुशी की आवाज़ उस बड़े हॉल में गूंज रही थी। उनके खुश चेहरों में दास खुद को देख सकता था। दास ने टीवी को दीवार पर चिपकाने वाले स्क्रू से फिट किया। टीवी पूरी तरह सेट करने से पहले उसका फ़ोन बजा, एक साधारण रिंगटोन के साथ अनजान नंबर से। उसने फ़ोन कंधे और सिर के बीच फंसाकर उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? उसने टीवी का एंगल ठीक करते हुए पूछा। मैं हूँ, जॉन। कहाँ हो मेरे प्यारे रोलैक्स? जॉन ने ज़ोर से हंसते हुए पूछा। शायद जॉन ट्रैफिक में था। दूसरी तरफ से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। मैं क्लॉक टावर पर हूँ। तुमने क्यों पूछा? दास ने अनाथालय का पता बताने की बजाय क्लॉक टावर का नाम लिया, जो अनाथालय से 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं 20 मिनट में तुम्हें लेने आता हूँ। जॉन ने दास का जवाब सुने बिना फ़ोन काट दिया। क्या गलत टाइमिंग है। उसे 1 घंटे बाद फ़ोन करना चाहिए था। टीवी को पावर से जोड़ते हुए दास ने सोचा। दास ने चाचा के मोबाइल से स्क्रीन कास्ट करके कार्टून चैनल चला दिया। चाचा, केबल वाले को बुलाकर सैटेलाइट कनेक्शन लगवा दो, मुझे अब काम के लिए निकलना है। वार्डन को कंट्रोल समझाकर दास बच्चों की हंसी और दास भैया की आवाज़ों के बीच अनाथालय से निकल गया। उसकी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जब तक वो पैदल क्लॉक टावर पहुंचा, जॉन एक काली नोवा गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। दास जल्दी से आगे की सीट पर बैठ गया। जॉन का मोटा तगड़ा शरीर ड्राइवर सीट से ज़्यादा जगह घेर रहा था। जॉन ने गाड़ी मुंबई की व्यस्त सड़कों की तरफ मोड़ दी। तुम इस जगह पर क्या कर रहे थे?
जहां तक मुझे पता है क्लॉक टावर के पास कोई खास जगह नहीं है। जॉन ने उत्सुकता से पूछा। अरे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे क्लॉक टावर का पूरा इलाका जानते हो। दास ने तंज कसा। क्या समझते हो लड़के, मैं 30 साल से मुंबई में रह रहा हूं, इस शहर का हर कोना मेरी जेब में है। जॉन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। हाँ, अपनी डींगे बच्चों को सुनाओ। जॉन, पहले ये बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। दास ने नकली हंसी के साथ टॉपिक बदलने की कोशिश की। वो अनाथालय की बात जॉन से नहीं करना चाहता था, हैप्पी हाउस के बिजनेस नेटवर्क को दिखाने के लिए। उस रात बॉस मार्टिन ने मुझे कहा था कि तुम्हें बिजनेस नेटवर्क दिखाऊं, इसलिए मैं खुद तुम्हें हमारे साथियों और पार्टनर्स के काम दिखाने ले जा रहा हूं। जॉन ने समझाया। दास समझ नहीं पाया कि इस हालत में क्या करे। वो अब इस अंडरग्राउंड क्रिमिनल बिजनेस में शामिल होने जा रहा था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन अपनी सोच के उलट, दास को आने वाले काम के लिए कोई गिल्ट नहीं महसूस हुआ। दुनिया कभी भी निष्पक्ष नहीं रही। कुछ लोगों को ये दूसरों को कंट्रोल करने की छड़ी देती है और कुछ को इसके नीचे जीने के लिए दिमाग। अभी वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोच सकता था। जॉन ट्रैफिक लाइट्स को घूर रहा था और हॉर्न बजा रहा था। गाड़ी कई मोड़ों से गुजरी और मुंबई के सबसे व्यस्त स्लम इलाकों में से एक धारावी में रुक गई। हम यहाँ क्यों आए? जहाँ तक मुझे पता है धारावी स्लम में तो सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। दास को समझ नहीं आया। हैप्पी हाउस का मैनेजर इतना अमीर होकर इन स्लम्स में क्या बिजनेस कर सकता है? इसलिए उसने जॉन से हैरानी से पूछा। जॉन तुरंत गाड़ी से नहीं उतरा। वो सड़क पर बनी झोपड़ियों और गिरवी की दुकानों को देख रहा था। काफी देर बाद जॉन ने पूछा, रोलेक्स, आमतौर पर हम अपने नेटवर्क के सीक्रेट्स अपने पास रखते हैं। बॉस मार्टिन को कभी पसंद नहीं था कि इन जगहों को बाहरी लोगों या जिन पर भरोसा न हो उन्हें दिखाया जाए। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बिना बैकग्राउंड चेक किए यहाँ क्यों लाया? दास ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, मैं अनाथ हूँ और मुझे इस बिजनेस में कोई नहीं जानता। नहीं रोलेक्स, तुम गलत सोच रहे हो। ये सच है कि तुम अनाथ हो, लेकिन असली वजह यह है कि बॉस मार्टिन को लगा कि तुम कॉन्फिडेंट और भरोसेमंद हो, इसलिए उसने उस रात तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें मौका दिया। जॉन ने गिरवी की दुकान को देखते हुए कहा। इस बिजनेस में टिकने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए। तो मेरे प्यारे मैनेजर रोलेक्स, आज मैं तुम्हें जहां भी ले जाऊं, तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखना है, क्योंकि एक दिन मुझे तुमसे ये नेटवर्क चेन संभालने की जरूरत पड़ेगी। जॉन ने अपनी बात जारी रखी। जॉन की बात खत्म होते ही गिरवी दुकान के मालिक ने हल्की सी सीटी बजाई। दास का इंतजार किए बिना जॉन गाड़ी से उतरा और स्लम्स की गहराई में चल पड़ा। दास गाड़ी से उतरने से पहले काफी देर तक सोचता रहा। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिख रहा था। मुंबई, धारावी स्लम्स। एक नौजवान, मोहनदास, एक गरीब सी झोपड़ी के बाहर खड़ा है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही है। वो सोच रहा है कि जॉन जैसा अमीर मैनेजर उसे इस गरीब स्लम इलाके में क्यों लाया। दास धीरे धीरे झोपड़ी में घुसा, जॉन के पीछे पीछे, लेकिन अंदर घुसते ही उसका चेहरा हैरानी से भर गया। झोपड़ी के अंदर सब कुछ ऐसा था जैसे कोई आलीशान घर हो। ऐसा लग्जरी तो शायद 5 सितारा होटल के कमरे में भी न मिले। पूरी झोपड़ी में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग थी। टीवी, फ्रिज, ओवन, गेमिंग सेट, डबल बेड, वाईफाई, क्या नहीं था वहां। साइड की दीवार पर एक बड़ा ड्रेसिंग टेबल था मेकअप के लिए। कई सारी लड़कियां मेकअप करने और नए डिजाइनर कपड़े ट्राई करने में बिजी थीं। जॉन ने दास के कंधे पर थपकी दी ताकि वो अपनी हैरानी से बाहर आए। इस कमरे में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम छत को घूर रहे हो, जॉन ने जोर से हंसते हुए कहा। जब वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, कई लड़कियां दास को उत्सुकता से देख रही थीं। कुछ ने तो उसे छूने और मजाक करने की कोशिश भी की, लेकिन दास शांत रहा और जॉन के पीछे चलता गया। एक लड़की उसके सामने झुकी और अपनी गहरी नेकलाइन से उसे छेड़ने लगी। पीछे से लड़कियों की हंसी गूंज रही थी। चलो चलो, अभी तो शुरुआत है। जॉन अंदर की तरफ बढ़ता गया। कमरे के अंदर 7 अधेड़ उम्र की औरतें चाय पीते हुए बातें कर रही थीं। वो सब एक गोल सोफे पर बैठी थीं और हर एक के शरीर पर ढेर सारा सोना चमक रहा था। जॉन धीरे धीरे उनके पास गया और बीच में बैठी औरत का हाथ थामा। साहिबा, आशीर्वाद दो, जॉन ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। लेकिन उस साहिबा ने कुछ जवाब देने से पहले ही बगल में बैठी औरतों ने जॉन पर हमला बोल दिया। कल मेरी एक लड़की को तुम्हारे होटल में परेशान किया गया। पिछले 30 दिनों में ये चौथी बार हुआ है। बताओ जॉन, मैं क्या करूं? क्या अपनी लड़कियों को तुम्हारे होटल भेजना बंद कर दूं? दूसरी औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। दूसरी मैडम, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम्हें पता है कि मुंबई में मेरे होटल में ही विदेशी कस्टमर आते हैं। कभी कभी गलतफहमी की वजह से ऐसा हो जाता है। हम लड़कियों को मुआवजा भी दे रहे हैं। इस बार मुझे माफ कर दो, जॉन ने कहा और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने दास को भी बैठने का इशारा किया।
जॉन, मुझे पता है कि तुम्हारा होटल रेड्डी फैमिली के अंडर है और मुंबई में सबसे शानदार जगहों में से एक है, इसलिए विदेशी कस्टमर आते हैं। तीसरी औरत, जो पहली औरत के दूसरी तरफ बैठी थी, ने दास को घूरते हुए कहा। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो जॉन, हाल ही में तुम्हारा दुश्मन शेट्टी फैमिली इस बिजनेस में आया है। उन्होंने तुमसे भी ज्यादा आलीशान हैप्पी हाउस खोला है। अब हालात बदल गए हैं, चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। तीसरी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। दास को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। जॉन भी शांत था, उसे ये सब पहले से पता था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उसने जवाब दिया। तीसरी मैडम, तुम रेड्डी फैमिली को कम आंक रही हो। मुंबई में रेड्डी फैमिली की ताकत और रुतबे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि एक शेट्टी फैमिली हमारा मुकाबला कर सकती है? जॉन ने गर्व से कहा। हाँ, ओह बेचारा जॉन, असल में तुम ही कम आंक रहे हो। रेड्डी फैमिली का बैकर अब उनके साथ नहीं है और मुंबई में एक नई ताकत उभर रही है। तीसरी औरत ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? जॉन ने हैरानी से पूछा। लेकिन इस बार तीसरी औरत ने जवाब नहीं दिया। पहली औरत, जो अब तक शांत थी, ने बाकियों को शांत रहने का इशारा किया। जॉन, इस घर में अजनबियों को लाना मना है और तुम नियम जानते हो। बताओ, इस नौजवान को यहाँ क्यों लाए? पहली औरत ने दास को देखते हुए पूछा। पहली साहिबा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरे होटल का नया मैनेजर है। मैं इसे नेटवर्क चेन दिखाने के लिए लाया हूँ। जॉन ने खुश होकर कहा। दास खड़ा हुआ और सम्मान से झुका। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। पहली औरत ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। तुम बहुत जवान हो, बताओ तुमने ये पेशा क्यों चुना? पहली औरत ने चाय पीते हुए पूछा। जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। मुझे यकीन है कि आप भी वो नहीं करना चाहती थी जो आज कर रही हैं। सही कहा ना साहिबा? दास ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? कुछ पल चुप रहने के बाद पहली औरत ने पूछा। मेरे बॉस ने मुझे रोलेक्स नाम रखने को कहा, लेकिन मेरा नाम कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा नाम मोहन दास है, आप मुझे दास बुला सकती हैं। उसने सख्त लहजे में जवाब दिया। अच्छा जॉन, इस बार तुम्हें एक काबिल मैनेजर मिला है। पहली औरत ने हंसते हुए कहा। साहिबा, ये इस महीने का पेमेंट है। जॉन ने अपनी शर्ट की अंदरूनी जेब से 10 रुपये का आधा नोट निकाला और उसे दे दिया। कितना है पूरा? पहली औरत ने पूछा। 2.5 करोड़, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये पिछले महीने से कम है? तीसरी औरत ने चिल्लाकर कहा। तीसरी मैडम, न्यू ईयर के लिए हमें अफसरों और कानून वालों को मैनेज करना पड़ता है। हालात समझो, मैं वादा करता हूं कि अगले महीने ज्यादा होगा। जॉन ने पहली औरत के जवाब का इंतजार करते हुए कहा। पहली औरत शांत रही और जॉन को जाने को कहा। जॉन को समझ नहीं आया कि पहली औरत इतनी शांत क्यों थी। आमतौर पर वो हर बार ज्यादा पैसे मांगती थी। जॉन ने उसका हाथ चूमा और दास के साथ झोपड़ी से निकल गया। जॉन और दास के जाने के बाद तीसरी औरत ने तुरंत कहा, हमें ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। साहिबा, आपने जॉन को क्यों जाने दिया? तीसरी बहन, तुम हालात नहीं समझ रही हो। कुछ दिनों में रेड्डी फैमिली और शेट्टी फैमिली के बीच टक्कर होगी। उस वक्त ये जॉन लड़कियों के लिए सौदा करने आएगा और हमें अपने पैसे किसी न किसी तरह मिल जाएंगे। पहली औरत ने हंसते हुए समझाया। बाहर निकलने के बाद जॉन और दास जल्दी से स्लम से निकल गए। गाड़ी में जॉन ने एस बड़ी ई चालू किया और एक बड़ी सांस ली। शश दास, तुमने अपना असली नाम क्यों बताया? बिजनेस में अपने नाम की डींग मारना ठीक नहीं। जॉन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए पूछा। छोड़ो जॉन, मुझे इसकी परवाह नहीं। पहले ये बताओ, जब तुमने 2.5 करोड़ का जिक्र किया तो उस कमरे में सारी औरतों के चेहरे लटक गए, सिवाय पहली साहिबा के। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। क्या माजरा है? दास ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा। हाँ, शाबाश दास, शाबाश। तुमने मुझे निराश नहीं किया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी वो दिखा। जॉन ने गाड़ी को एक व्यस्त मार्केट की तरफ मोड़ते हुए कहा। दास, ध्यान से सुनो। उस कमरे में तीसरी मैडम ने सच बोला था। अभी देश में एक नई ताकत उभर रही है, जो हर इंडस्ट्री और हर शहर पर कब्जा कर रही है। अब ये नई ताकत इस शहर को अपने कब्जे में लेने लगी है। जल्द ही बड़ी फैमिलीज के बीच ताकत, पैसा और सियासत को लेकर लड़ाई होगी। जो फैमिली इस नई ताकत का साथ लेगी, वही इस शहर पर राज करेगी। इसलिए वो बुढ़िया तब शांत थी जब मैंने कम पैसे बताए। वो उस लड़ाई के वक्त हमें कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रही है। जॉन ने गंभीर लहजे में कहा। दास के लिए ये अंडरवर्ल्ड फैमिली ड्रामा बिल्कुल नया था। उसे बड़ी फैमिलीज और उनके गढ़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना समझ आया कि आने वाले दिनों में अफरा तफरी होगी और ये किसी के लिए उभरने या गिरने का बड़ा मौका है। काफ़ी सोचने के बाद दास ने पूछा, ये नई ताकत क्या है? कोई संगठन है या कोई बड़ी फैमिली? और तीसरी मैडम ने ये क्यों कहा कि रेड्डी फैमिली का बैकर अब उनके साथ नहीं है?
दास ने पूछा। वो अभी भी हालात और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। इस तरह का बिजनेस चलाना हमेशा पतली रस्सी पर चलने जैसा होता है। जिंदा रहने के लिए हमेशा बैलेंस या मौका ढूंढना पड़ता है। आराम से, लड़के। मेरे लेवल के लोग उस गुप्त ताकत के बारे में नहीं जानते जो सिस्टम को कंट्रोल करती है। बॉस मार्टिन को भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि इस शहर को कंट्रोल करने वाली चारों फैमिलीज हर साल उस गुप्त ताकत को बड़ी रकम देती हैं, जॉन ने कहा और गाड़ी एक पुरानी 7 मंजिला इमारत के पास रोक दी। जॉन दास को उस इमारत का चक्कर लगाने ले गया। इमारत के अंदर कई लोग जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहे थे। सबसे ऊपरी मंजिल के बीच में 2 आदमी मुखों से लड़ रहे थे और एक बूढ़ा आदमी कुछ तगड़े लोगों को सलाह दे रहा था जो रिंग के चारों तरफ बैठे थे। जॉन और दास दोनों ने उत्सुकता से लड़ाई देखनी शुरू की। रिंग में लड़ने वाले 2 लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनकी जान दांव पर हो। एक मोटा सा लड़का जिसके नाक से खून बह रहा था, फिर भी लड़ाई चल रही थी। कोई उसे रोकने नहीं आया। सब लोग, ट्रेनर समेत, गंभीरता से लड़ाई देख रहे थे। कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस मुक्कों की आवाज़ ऊपरी मंजिल पर गूंज रही थी। आखिरकार उस मोटे लड़के ने एक जोरदार मुक्का मारा और लड़ाई खत्म कर दी। सब लोग जोर से चिल्लाए, अरे जॉन, तू देर से आया। पिछली लड़ाई ज्यादा मज़ेदार थी। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए जॉन की तरफ आया। भले वो उम्र में बड़ा था, लेकिन उस कमरे में सबसे ताकतवर लग रहा था। हाँ, मास्टर, तुमसे मिलना हमेशा खुशी की बात है। सब कैसे चल रहा है? कोई काम का लड़का मिला? जॉन ने उसका हाथ जोर से हिलाते हुए पूछा। नहीं जॉन, नहीं। आजकल अच्छा फाइटर ढूंढना सचमुच मुश्किल हो गया है। जब से तू ये सेंटर छोड़कर गया, मुझे तेरे जैसा दूसरा मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिला। नई वाली पीढ़ी मेरी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। बूढ़े ने निराश चेहरे से कहा। मास्टर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है कि पिछले बैच में कुछ तगड़े लड़के थे। मैंने उन्हें भर्ती करने के लिए अच्छे पैसे खर्च किए थे। जॉन ने सवालिया नज़रों से पूछा। जॉन, ये सच है कि उनमें ताकत है, लेकिन टेक्निक की कमी है। बूढ़े ने आह भरते हुए कहा। कोई बात नहीं मास्टर, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम उन्हें अच्छे से ट्रेन कर लोगे, जॉन ने कहा और फिर दास का परिचय करवाया। मास्टर, मैं इस नौजवान को मिलवाने आया हूँ। ये हमारे होटल ग्रैंड एपी हाउस का असली नाम का नया मैनेजर है। दास ने साइड से हल्का सा झुककर सलाम किया। बूढ़े ने दास को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, जवान, तुम्हारा शरीर ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसने दास के कंधे पर थपकी दी। दास को समझ नहीं आया कि बूढ़े को क्या कहे। उसकी ज़िंदगी हमेशा पार्ट टाइम नौकरियों और पढ़ाई में बीती थी। उसने कभी मार्शल आर्ट्स सीखने या ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचा था। मास्टर, ये अभी हाल में हमारे साथ जुड़ा है। इसे इस बिजनेस में ढलने का थोड़ा वक्त दो। अगर इसे इंटरेस्ट हुआ तो ये खुद ट्रेनिंग के लिए आ जाएगा। जॉन ने दास की तरफ से सफाई दी, जो चुपचाप बगल में खड़ा था। हम ठीक है जॉन, आखिर ये इसकी ज़िंदगी है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। दास, अगर कभी मार्शल आर्ट्स सीखना चाहो तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, ये वादा है, बूढ़े ने गंभीर लहजे में कहा। दास को समझ नहीं आया कि ये बूढ़ा उसे वादा क्यों कर रहा है, फिर भी उसने जल्दी से थैंक यू बोल दिया। बूढ़े से कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों उस 7 मंजिला पुरानी इमारत से निकल गए। दास और जॉन ने अगले 2 घंटे हैप्पी हाउस वेश्यालय के नेटवर्क चेन का चक्कर लगाने में बिताए। आखिरकार रात 9:30 बजे जॉन की गाड़ी हैप्पी हाउस के सामने रुकी। दास, अभी कई सारी जगहें बाकी हैं जो मुझे तुम्हें दिखानी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तुम्हारे काम के साथ देख लोगे। जॉन ने दास को एक छोटी चाबी दी और बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करवा दिया है। वो होटल के अंडरग्राउंड में है। वहाँ मैनेजर की यूनिफॉर्म और बाकी ज़रूरी चीज़ें भी हैं। फ्रेश होने के बाद लड़कियों की प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और उन्हें कस्टमर्स को असाइन कर दो। आज के लिए बस यही तुम्हारा काम है। कुछ समझ ना आए तो माइक्रोफोन से मुझसे संपर्क करना। लंबी चौड़ी समझाइश देने के बाद जॉन अपनी गाड़ी से होटल से निकल गया। दास चाबी हाथ में लिए होटल के साइन बोर्ड को हैरानी से देख रहा था। अपने विचारों और भावनाओं को संभालकर वो होटल में घुसा। दास लिफ्ट में गया, लेकिन अंडरग्राउंड फ्लो का कोई बटन नहीं था। वो रिसेप्शन पर अंडरग्राउंड फ्लो के बारे में पूछने गया। वहाँ वही लड़की थी जिसने कल रात उसे पिज्जा दिया था। उसने मास्क से चेहरा ढका हुआ था और बिना मेकअप के थी। एक नज़र में कोई भी कह सकता था कि मास्क के पीछे एक खूबसूरत लड़की छुपी है। दास ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने अकाउंट बुक में कुछ लिखने में बिजी थी, सिर झुकाए हुए। अंडरग्राउंड कैसे पहुंचूं? इस बार दास ने जोर से पूछा। बाहरी लोगों को अंडरग्राउंड में जाने की इजाज़त नहीं है, लड़की ने सिर उठाए बिना जवाब दिया। मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ, दास ने कॉन्फिडेंस से कहा और अपना हाथ रिसेप्शन डेस्क पर रख दिया। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और दास को ऊपर से नीचे तक देखा। लिफ्ट के पास इमरजेंसी एग्जिट से जाओ,
उसने एक लाइन बोली और फिर से अकाउंट बुक में लिखने लगी। दास को लगा कि नया मैनेजर बताने के बाद भी उसे नज़रअंदाज किया गया। इमरजेंसी एग्जिट से वो जल्दी ही अंडरग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे तक पहुंच गया। अंडरग्राउंड फ्लोर में 10 कमरे, एक बड़ा वाइन सेलर और एक बड़ा स्टोर रूम था। चाबी की मदद से उसने अपना कमरा ढूंढ लिया। क्या जिद्दी लड़की है, मैंने नया मैनेजर बताया, फिर भी उसने मुझे सलाम तक नहीं किया। रिसेप्शन की लड़की के बारे में सोचते हुए दास ने नहा लिया। अलमारी में एक नया काला सूट और सफ़ेद शर्ट रखा था। उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए। भले ही सूट उसके लिए परफेक्ट फिट नहीं था, लेकिन बहुत आरामदायक था। दास ने अपने बेतरतीब बालों को हाथों से ठीक किया, सूट पर नया परफ्यूम लगाया और शीशे के सामने सचमुच एक नए इंसान जैसा लगा। आह, कम से कम इस नौकरी में अच्छे कपड़े तो पहनने को मिलेंगे, दास ने सोचा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दास वापस रिसेप्शन पर आया और लड़की से पूछा, लड़कियों का कमरा कहाँ है? लड़कियां पहली मंजिल के हॉल में होंगी, शराब की दुकान के सामने। उसने सिर उठाए बिना जवाब दिया। उसके साथ वक्त बर्बाद न करते हुए दास सीढ़ियों से पहली मंजिल पर पहुंच गया। उसने धीरे से पहली मंजिल के हॉल का दरवाज़ा खोला, लेकिन पलक झपकते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिल एक पल में ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि अंदर एक हॉल भरा हुआ था औरतों से, कुछ आधी नंगी थीं तो कुछ कपड़े बदल रही थीं। दास ने जल्दी से अपने दिमाग को संभाला। आज से उसके लिए नंगी औरतें देखना आम बात होगी। इस बार उसने कॉन्फिडेंस से दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे हॉल के दूसरे छोर पर बने मंच की तरफ बढ़ा। अरे, कस्टमर्स को इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं है, कुछ लड़कियों ने पीछे से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन दास उनकी परवाह न करते हुए चलता रहा। उसके शांत रवैये को देखकर लड़कियां चिल्लाना बंद कर दीं। वो मंच पर खड़ा हुआ और हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक नज़र दौड़ाए। उसने कोशिश की कि नंगी लड़कियों को न घूरे। ये उसके लिए सचमुच मुश्किल काम था। उसका छोटा भाई पहले से ही खड़ा हो गया था। अच्छा था कि उसने उसे पहले से अच्छे से अंदर दबा रखा था, वरना इन अनुभवी औरतों के सामने उसकी हंसी उड़ जाती। कमरे में हर तरह की लड़कियां थीं, जवान, छोटी, पतली, अधेड़, गोल मटोल, जो कहो वो मौजूद थी। सबके कपड़े खुले हुए थे और ज़्यादातर के चेहरों पर एक जैसा मेकअप था। दास की परवाह न करते हुए कुछ लड़कियां अभी भी कपड़े बदल रही थीं। अरे, नटखट लड़के, क्या घूर रहा है? एक औरत, जो बाकियों से थोड़ी अलग दिख रही थी, उसके पास आए। दास उसे पहचान गया, ये वही सातवीं बहन थी जिससे वो धारावी स्लम्स में मिला था। मैं विदेशी कस्टमर्स के लिए लड़कियां चुनने आया हूँ। सातवीं मैडम, क्या आप मेरी मदद करेंगी? उसने उससे पूछकर टोल लेने की कोशिश की। मुझे सातवीं मैडम मत बुलाओ, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, मुझे रिया कहो, उसने थोड़े घमंड से कहा। ठीक है रिया, क्या मुझे अपनी पसंद से लड़कियां चुननी चाहिए या तुम्हारे पास कोई सलाह है? उसने उसकी राय जानने की कोशिश की। आमतौर पर जॉन का आदमी आता है और विदेशी कस्टमर्स के लिए जवान और गोरी त्वचा वाली लड़कियां चुनता है। तुम्हारी कोई और डिमांड है? उसने उत्सुकता से दास को देखते हुए पूछा। दास को कल के अनुभव से पता था कि विदेशी कस्टमर किस तरह की लड़कियां चाहते हैं। अगर उन्हें जवान और गोरी लड़की चाहिए तो वो यहाँ क्यों आएंगे? दास ने कमरे की हर लड़की को गौर से देखना शुरू किया। इस बार उसने नंगी औरतों की नज़रों से बचने की कोशिश नहीं की। वो कॉन्फिडेंस से सबको देख रहा था। सारी लड़कियों में उसकी नज़र आखिरकार एक लड़की पर रुक गई। ये वही थी जो कल रात उसके बिस्तर पर सोई थी। उसकी गोरी चमकती स्किन और सेक्सी कपड़े, जो मुश्किल से उसके उभारों को ढक रहे थे, सचमुच दास को ललचा रहे थे। ये तो रात बिताने के लिए टॉप की माल है। इन पक्की औरतों के आगे खुद को रोकना मेरे जैसे कुंवारे के लिए सचमुच मुश्किल काम है। दास ने सोचा, कोशिश करते हुए कि उसके पहाड़ों को न घूरे। क्या इसे पसंद किया? रिया ने बगल से हंसते हुए पूछा। आप मुझे गलत समझ रही हैं मिस। क्या मैं आपको कोई गंदा लड़का लगता हूँ? मैं तो बस बिजनेस के लिए अच्छी लड़कियां देख रहा हूँ, दास ने अपने सभ्य होने का ढोंग बनाते हुए कहा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। बताओ, विदेशी कस्टमर्स के लिए कौन सी बुक करूं? सातवीं मैडम, रिया ने पूछा। दास ने फटाफट 10 लड़कियों की तरफ इशारा किया, जिसमें वो लड़की भी थी जो उसके कमरे में सोई थी। इन लड़कियों को बुक करो और इन्हें बोलो कि सिर्फ साड़ी पहने, ऊपर कुछ मत डालें, दास ने कहा, सोचते हुए कि आगे क्या करना है। अरे मेरे प्यारे मैनेजर, ये बिजनेस के लिए बोल रहे हो या अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए? सातवीं मैडम ने शरारती हंसी के साथ पूछा। ये सिर्फ बिजनेस के लिए है, इसमें कुछ पर्सनल नहीं है मिस, दास ने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए कहा। ओह, तो मैं ही गलत सोच रही हूँ, सॉरी मेरे प्यारे मैनेजर, आपके मासूम कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए, सातवीं मैडम ने छेड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं छोटी मिस, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, दास ने सादे चेहरे से कहा। सातवीं मैडम, ये बस सभ्य बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन ये भी बड़ा गंदा है। इसके छोटे भाई को देखो, पीछे से एक लड़की ने चिल्लाकर कहा।
क्या? दास ने अपनी पैंट की तरफ देखा। सचमुच वहां एक बड़ा उभार था। पलक झपकते ही वो कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से कई औरतों की जोरदार हंसी की आवाज़ आई। दास फटाफट कोने के वॉशरूम में घुस गया। क्या 5 मिनट और नहीं रुक सकता था? दास ने अपने छोटे भाई को कोसा। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया और अपने खंभे को शांत करने की कई तरकीबें आजमाईं। लेकिन 10 मिनट बाद भी पैंट का उभार कम नहीं हुआ। उसने नंगी औरतों के ख्यालों को दिमाग से हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिरकार और 10 मिनट बाद उसका शाका-लाका बूम बूम लिंक शांत हो गया। रिलैक्स होकर उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही एक जवान लड़की उस पर झपट पड़ी। उसने ज़बरदस्ती उसके गले पर चूमना शुरू कर दिया और अपने उभारों को उसके शरीर से रगड़ने लगी। उसके नर्म होठों की चुम्मी से दास की नसों में हल्की सी गुदगुदी हुई। दास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके होठों को एक टाइट किस से बंद कर दिया। वो अपने छोटे हाथों से उसके ऊपरी शरीर को मसल रही थी। उसका खंभा फिर से सुबह के सूरज की तरह उठने लगा। धीरे धीरे उसका एक हाथ दास की पैंट के बटन खोलने लगा। इस बार दास ने उसे मौका नहीं दिया। उसने उसके दोनों कंधों को जोर से पकड़ा और उसे अपने से दूर धकेल दिया। ये क्या कर रही हो? उसने अपना चेहरा साफ करते हुए पूछा। जवाब देने की बजाय उसने अपनी जैकेट की जिप खोली और अपने आधे कटे अनार स्तन दास को दिखाए। चलो जल्दी करो, लड़की ने जैकेट के दोनों सिरों को पकड़ते हुए कहा। दास ने उसके गुलाबी निपल्स को देर तक घूरा, फिर जवाब दिया। उसकी दूधिया गोरी स्किन और गुलाबी बनावट सचमुच उसे सेक्स करने के लिए उकसा रही थी। लेकिन आखिर में उसने अपने होश संभाले। अरे अरे, अब बस करो, ये क्या कर रही हो? दास ने उसके कंधे पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा। जाहिर है, मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर रही हूं, तुम क्यों रोक रहे हो? लड़की ने नाराजगी से पूछा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रही हो? दास ने उसके उभारों को न देखने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम वही हो ना जो विदेशी कस्टमर्स के लिए लड़कियां चुनोगे? मैं चाहती हूं कि तुम मुझे उस ग्रुप में डालो, लड़की ने सीधे चेहरे से कहा। क्यों, क्या तुम्हें विदेशी पसंद हैं? दास ने बीच में टोका। हमें विदेशी कस्टमर्स से ज़्यादा कमीशन मिलता है और वो एक्स्ट्रा टिप भी देते हैं, लड़की ने अपनी जैकेट खुली रखते हुए कहा। ओह, तो तुम मुझ पर ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो? सीधे बोल देती। दास ने सोचते हुए कहा कि आखिर माजरा क्या है। आमतौर पर जो लोग आते हैं वो विदेशी कस्टमर्स के लिए लड़कियां चुनने से पहले सेक्स मांगते हैं। मुझे लगा तुम भी वही करोगे, लड़की ने मासूम चेहरे से कहा। दास को आखिरकार समझ आया कि बात क्या है। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं लड़कियां चुनने के लिए सेक्स नहीं मांगता। ये पूरी तरह ज़रूरत पर डिपेंड करता है। दास ने उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या तुम मुझे इसमें डालोगे? उसने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दास ने फट से कह दिया। क्यों? मुझे देखो, मेरी स्किन गोरी है, होंठ गुलाबी हैं, कर्व्स परफेक्ट हैं। क्या मैं ठीक नहीं हूँ? उसने अपनी कमर दिखाते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, आज के लिए मैंने बड़ी गुब्बारों स्तनों वाली लड़कियां चुनी हैं, दास ने अपनी ज़रूरत बताई। क्या तुम्हारा मतलब बूब से है? मेरे भी तो बड़े हैं, देखो, लड़की ने अपने उभारों को दोनों हाथों से पकड़कर दास को बेहतर तरीके से दिखाया। आह, ये लड़की क्या कर रही है? क्या उसे नहीं देख रहा कि मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरा छोटा भाई आज सचमुच झूले की सवारी कर रहा है, दास ने मन में सोचा। हाँ हाँ, बड़े हैं, लेकिन थोड़े और बड़े होने चाहिए, दास ने उसके गुलाबी निपल्स को करीब से देखते हुए कहा और उन्हें छूने से खुद को रोका। हम, तुम सचमुच बुरे इंसान हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और फिर भी कोई एहसान नहीं कर रहे, लड़की ने अपने उभारों का नज़ारा बंद करते हुए कहा। तुमने ही तो मुझ पर ज़बरदस्ती की है ना? दास ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस बार लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर जाने लगी। रुक जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। सवी, उसने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया और हाई हील्स की टक-टक आवाज़ के साथ चली गई। दास ने भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रिसेप्शन एरिया के लिए निकल गया। तारांकन 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 तारांकन। तुम कहाँ चले गए थे? मैं आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, रिसेप्शन वाली लड़की ने जोर से पूछा। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? दास हैरान था कि हमेशा उसे नज़रअंदाज करने वाली शांत लड़की अब उसकी तलाश कर रही थी। जॉन ने कहा कि वो काम के लिए लेट होगा। उसने तुम्हें कस्टमर्स और लड़कियों को मैनेज करने को कहा, लड़की ने बिना कोई भाव दिखाए सादे चेहरे से कहा। वो मुझे डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर सकता था? दास ने पोकर फेस बनाते हुए पूछा। उसने कहा कि तुम्हारा फ़ोन ऑफ है, लड़की ने कहा। दास ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। वो कब का ऑफ हो चुका था, वो चार्ज करना भूल गया था। क्या देख रहे हो? कस्टमर्स लाउंज में पहले से इंतज़ार कर रहे हैं, उसने दास की आंखों में देखते हुए कहा।
जल्दबाजी करने की बजाय दास ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी और होटल का माइक्रोफोन उठाकर रिया 7वीं मैडम को कॉल लगाया। मिस रिया, विदेशी कस्टमर्स के लिए चुनी हुई लड़कियों को रिसेप्शन एरिया में भेजो। क्यों, क्या किसी ने सारी 10 लड़कियां बुक कर लीं? रिया ने दूसरी तरफ से पूछा। नहीं, बस एक अच्छा शो करने के लिए, जल्दी भेजो। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसने एक सबॉर्डिनेट को भी रिसेप्शन पर बुलाया। जॉन ने पहले ही उसकी पोस्टिंग की खबर सबको दे दी थी, जिससे उसे हर किसी से परिचय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सबॉर्डिनेट रिसेप्शन पर आया और उसे सलाम किया। दास ने उसे ऑर्डर दिया कि एक एक करके कस्टमर्स को रिसेप्शन एरिया में भेजे। दास ने रिसेप्शन एरिया के सामने सोफे को अर्धगोलाकार में सजाया। उसने ध्यान रखा कि बीच में कुछ ना आए। जब वो ये सब करने में बिजी था, तब तक उसकी चुनी हुई 10 लड़कियां रिसेप्शन एरिया में आ गईं। सारी 10 औरतें सिर्फ साड़ी में थीं, ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। एक पतली सी कपड़े की परत उनके आगे के हिस्से को ढक रही थी। एक नज़र में उनके निपल्स का उभार साफ दिख रहा था। हाँ, परफेक्ट, ये बड़े गुब्बारे ज़रूर कमाल कर देंगे। दास ने मन में शरारती हंसी के साथ सोचा। आओ आओ, शर्माओ मत, यहाँ बैठो। दास ने उन्हें रिसेप्शन के सामने अर्धगोलाकार सोफे पर बिठाया। उसने उन्हें साइड में बैठने को कहा ताकि उनके उभारों का थोड़ा सा हिस्सा साइड से दिखे। उनके बड़े साइज के उभार उनके सीने पर खूब जगह घेर रहे थे। उन्हें सजाने के बाद वो जल्दी से रिसेप्शन डेस्क पर लौटा। ये सब क्यों कर रहे हो? रिसेप्शन वाली लड़की ने नाराज चेहरे से पूछा। जाहिर है, मैं अपने होटल के बेस्ट प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, उसने गर्व से जवाब दिया। जो भी हो, लड़की ने एक बड़ी सांस ली। दास ने सब कुछ ठीक ठाक सेट कर दिया और माइक्रोफोन से अपने सबॉर्डिनेट को कस्टमर्स भेजने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में एक मोटा सा आदमी जो करीब 40 साल का होगा, दास की तरफ आया। लेकिन उसकी नज़रें पूरी तरह उन लड़कियों के सीने पर टिकी थीं जो दास के सामने सोफे पर बैठी थीं। गुड इवनिंग सर, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दास ने नर्म आवाज़ में पूछा। उस मोटे आदमी ने दास की बात को अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान बस लड़कियों पर था। हेलो, दास ने उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। क्या? मोटे आदमी ने चिढ़े हुए चेहरे से पूछा। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बाहर कई कस्टमर्स इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ बताइए आपको किस टाइप की लड़की चाहिए? दास ने मुस्कुराते हुए कहा। हम ठीक है, मुझे इनमें से एक चाहिए। मोटे आदमी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, प्लान काम कर रहा है, दास ने मन ही मन सोचा। सॉरी सर, ये मुमकिन नहीं है। ये महंगी लड़कियां हैं जो खास मेहमानों के लिए तैयार की गई हैं। दास ने अपना प्लान शुरू किया। क्या मैं तुम्हें गरीब लड़का लगता हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, मुझे इनमें से एक चाहिए। मोटे आदमी ने सख्त आवाज़ में कहा। सॉरी सर, मेरी नौकरी मुश्किल मत करो। ये औरतें एक रात के 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा लेती हैं और खास टिप भी मांगती हैं। प्लीज़ अपना फैसला बदल लो सर, मैं आपके लिए ज़रूर अच्छी लड़की चुनूंगा। दास ने विनती भरे लहजे में कहा, लेकिन अंदर से वो खूब हंस रहा था। मोटा आदमी कीमत सुनकर चुप हो गया। उसने लड़कियों को देर तक देखा और फिर फैसला लिया। जवान, बस 2.5 लाख ही तो हैं, ये औरतें इससे ज़्यादा की हकदार हैं। किसी भी कीमत पर मुझे आज रात इनमें से एक चाहिए। मोटे आदमी ने पक्के इरादे से कहा, औरतों को करीब से देखते हुए। सर, अपने बॉस की तरफ से आपके लिए एक एक्सेप्शन कर देता हूँ, प्लीज़ 15वीं मंजिल पर जाए। दास ने एक सबॉर्डिनेट को कस्टमर के लिए इंतज़ाम करने का इशारा किया। पहले कस्टमर के साथ अपना प्लान कामयाबी से पूरा करने के बाद दूसरा कस्टमर आया। ये एक लंबा आदमी था, नाक नुकीली और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वेलकम सर, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दास ने नरमी से अभिवादन किया। तुम्हें पता है मैं कितना बिजी हूँ। तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया। कस्टमर्स से ऐसे बर्ताव करते हैं क्या? लंबे आदमी ने चिढ़कर चिल्लाया। सचमुच सॉरी सर, आपको तकलीफ हुई। पिछला कस्टमर एक खास लड़की मांग रहा था जो मेहमानों के लिए रिजर्व थी। उसे मनाने में वक्त लग गया। प्लीज़ अपनी ज़रूरत बताइए सर, मैं आपके जैसे सज्जन के लिए अच्छी लड़की ज़रूर चुनूंगा। दास ने नम्रता से समझाया। कौन सी खास लड़की? कहाँ है वो? मुझे एक बार दिखाओ। लंबा आदमी, जो अब तक सज्जन बन रहा था, लड़कियों का जिक्र सुनते ही उत्सुक बच्चे की तरह बर्ताव करने लगा। आपके पीछे बैठी लड़कियां खास हैं, मेहमानों के लिए तैयार की गई हैं। भले ही वो महंगी हैं, लेकिन पहले कस्टमर ने आज रात के लिए एक पर जिद की। दास ने लंबे आदमी का ध्यान सोफे पर बैठी लड़कियों की तरफ मोड़ते हुए कहा। इनके बड़े हैं। लंबा आदमी अनजाने में बड़े उभारों को देखकर बोल पड़ा, जो उसके नज़रों से मुश्किल से ढके थे। काफ़ी देर रुकने के बाद दास ने उसकी नज़रों को भटकाकर उसकी ज़रूरत पूछी। जवान, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे इनमें से एक चाहिए। लंबे आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सर, मेरे बॉस ने इन्हें खास मेहमानों के लिए तैयार किया है और ये बहुत महंगी हैं। आपको एक्स्ट्रा टिप भी देनी पड़ेगी। दास ने लंबे आदमी के खिलाफ अपनी चाल पूरी तरह से खेली।
दास की बात सुनकर पीछे हटने की बजाय लंबा आदमी उसकी खुशामद करने लगा। आखिरकार उसका ध्यान पूरी तरह से पकड़ने के बाद दास ने सबॉर्डिनेट्स को उसके लिए इंतजाम करने का ऑर्डर दिया। इसी प्लान को दोहराते हुए दास ने एक एक कस्टमर को हैंडल किया। भले ही लोगों को इंतजार से बोरियत हुई, लेकिन दास ने खास लड़कियों की खबर फैलाकर कस्टमर्स को शांत रखा। उसे नहीं पता कि साड़ी वाली लड़कियों की खबर बाहर किसने फैलाई, मगर आधी रात तक हैप्पी हाउस का लाउंज कस्टमर से खचाखच भर गया। दास ने कई सबॉर्डिनेट्स को लाउंज में कस्टमर्स को संभालने के लिए भेजा, लेकिन खास लड़कियों को देखने के लिए बेताब कस्टमर्स को कंट्रोल करना सचमुच मुश्किल हो गया। आखिरकार दास ने खास लड़कियों के लिए हाउसफुल का बोर्ड लगाने का फैसला किया। उसने सबॉर्डिनेट से कस्टमर्स की ज़रूरतें नोट करने को कहा और खुद उनकी ज़रूरत के हिसाब से लड़कियां असाइन कीं। चूंकि ज़्यादातर लड़कियां रात के लिए बुक हो चुकी थीं, दास ने 7वीं मैडम रिया को और लड़कियां बुलाने को कहा, खास तौर पर पतली लड़कियां जिनके बड़े उभार हों। बीच बीच में उसने कुछ विदेशी कस्टमर्स को भी हैंडल किया और उनके लिए कुछ पक्की काली औरतों को चुना। तारांकन 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 तारांकन। आधी रात करीब 2 बजे दास ने कस्टमर्स की लंबी लिस्ट को लगभग पूरा कर लिया था। इस एक रात में उसने 150 से ज़्यादा लड़कियां कस्टमर्स को असाइन कीं। वो रिसेप्शन डेस्क पर सुस्त होकर बैठा था, कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए। उसका पेट भूख से गुर्र गुर्र कर रहा था। ये लो, पी लो, रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे गर्म चाय का कप थमाया। दास ने कप लिया और उसे बड़ा सा थैंक यू बोला। चाय पीते हुए उसने पूछा, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? मैं रिसेप्शन संभाल लूँगा। मैं आराम कैसे करूँ? तुमने आज रात मेरे लिए काम बढ़ा दिया, लड़की ने सादे चेहरे से कहा। वो कुछ बिल्स की गिनती में बिजी थी। क्या मैंने तुम्हें कब काम दिया? दास ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम्हारे इस लिमिटेड टाइम सेल ड्रामे की वजह से आज हमारे पास आम दिनों से ज़्यादा कस्टमर्स आए और मुझे हर कस्टमर का बिल टैली करना पड़ रहा है। मुझे लगता है होटल ने आज रात 1 करोड़ से ज़्यादा कमाए, जो न्यू ईयर की शाम से भी ज़्यादा है। लड़की ने पोकर फेस के साथ समझाया। दास ने उसके नाराज़ चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। हाँ, मेरी तारीफ मत करो मिस, मैं तो बस मैनेजर हूँ, ये सब मेरे लिए नॉर्मल है। दास ने ज़ोर से हंसते हुए कहा। पागल की तरह हंसना बंद करो, ये पैसा तुम्हारी जेब में नहीं जाएगा, लड़की ने बिल लिखते हुए कहा। उसके जवाब देने से पहले ही जॉन बाहर से एक बड़ा पिज्ज़ा बॉक्स लेकर आया। अरे दास कस्टमर्स को संभालने की बजाय यहाँ इतने सुस्त तरीके से क्यों बैठा है? जॉन ने रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ते हुए कहा। जॉन, तुमने मेरे पहले दिन सचमुच टेंशन वाला काम थोप दिया, थोड़ा पहले आना चाहिए था। दास ने अभी भी रिसेप्शन डेस्क के सामने बैठे हुए कहा। कौन सा टेंशन वाला काम? मैंने तो आम दिनों से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स रखे थे। तुम्हें बस कुछ विदेशी कस्टमर्स को संभालना था, बाकी तो सबॉर्डिनेट्स मैनेज कर लेते, जॉन ने दास से बहस करते हुए कहा। उसे समझ नहीं आया कि इतने छोटे से मैनेजिंग काम से दास थक क्यों गया। अगर तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स ने सचमुच कस्टमर्स को संभाला होता तो ये बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाता, दास ने मुस्कुराते हुए कहा। जॉन को दास का घमंडी लहजा सचमुच चिढ़ाने लगा। अरे लीला, ये नटखट लड़का बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बता आज रात हमने कितना कमाया? जॉन ने रिसेप्शन वाली लड़की से पूछा। मैं अभी फाइनल अमाउंट गिन रही हूँ, कई कस्टमर्स ने अभी पेमेंट नहीं किया है और जैसा फ्लो चल रहा है करीब 1.2 करोड़ रुपए होंगे, लड़की ने सादे चेहरे से कहा। क्या? नहीं, मैं आज की कमाई की बात कर रहा हूँ, जॉन ने फिर पूछा। मैंने भी आज की कमाई की ही बात की, 1 करोड़ से ज़्यादा है जॉन, लड़की ने इस बार गंभीर लहजे में कहा। जॉन को अभी भी समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अकाउंट बुक उसके हाथ से लेकर खुद चेक करना शुरू किया। दास, तुमने आज रात कितनी लड़कियां असाइन की? जॉन ने मुंह फाड़े हुए पूछा। उसकी नज़र अभी भी अकाउंट बुक पर थी। लगता है 153, दास ने जॉन के लाए पिज्ज़ा बॉक्स को खोलते हुए कहा। जॉन ने अपना सिर दास की तरफ घुमाया और उसे ऐसे घूरा जैसे कोई एलियन अपनी तश्तरी में बैठा हो। हा हा, ओहो, हा। थोड़ी देर रुकने के बाद जॉन जोर जोर से हंसने लगा। दास, तुम सचमुच कमाल हो, जानते हो ना, आओ मुझे तुम्हारे सुपर दिमाग को चूमने दो। जॉन अभी भी जोर से हंसते हुए दास की तरफ बढ़ा। अरे ऐसा मत करो, होमो मोटे मत बनो, दास ने पिज्ज़ा मुंह में दबाए हुए जॉन से बचने की कोशिश की। अरे यार, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, जॉन ने एक पिज्ज़ा स्लाइस उठाते हुए कहा। अगर सचमुच तारीफ करनी है तो मुझे आज रात सोने दो, कस्टमर्स को संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, दास ने कहा और रिसेप्शनिस्ट के लिए एक पिज्ज़ा स्लाइस पास की।